सबका स्वागत है हमारे सी लैंग्वेज के पूरे सीरीज़ में, जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप सही जगह पे हो, क्योंकि बेसिक टू एडवांस एंड प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो एंड देन स्टार्ट कर दो। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो गाइस, हम देखने वाले हैं पार्ट 6 में फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के कितने टाइप से, उसको यूज कैसे करते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे एरे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर हमेशा इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 101% एरे के ऊपर एंड फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे ही गाइस। तो ये तो बिल्कुल स्किप ही नहीं करना है। आफ्टर दैट स्ट्रिंग। सो ये 3 टॉपिक्स आज के वीडियोस में हम कवर करने वाले होंगे, ठीक है। सो फंक्शंस क्या है, देन एरे क्या है, स्ट्रिंग क्या है, वो हम पूरा डीप डाइव पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, सो डोंट वरी गाइस, आई विल टीच यू एवरीथिंग। सो हम यहाँ पे पूरा बेसिक टू एडवांस सब सब देखेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता तब तक मैं यहाँ पे रिपीटेडली पढ़ाऊंगी, ठीक है। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो मुझे गाइस कमेंट करिए, ठीक है। अगर आपको डाउट है कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। तो आपके जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है गाइस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। तो गाइस, ज्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। उससे पहले एक प्लेलिस्ट देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके व्यू व्यू फुल प्लेलिस्ट भी कर सकते हो, जिसमें आपको 1 बाय 1 सारी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइस, अगर आप सी लैंग्वेज पायल टेक्नो यूट्यूब चैनल से सीख रहे हो तो आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ थियरी नहीं तो विद प्रैक्टिकल आपको पूरा एग्जीक्यूट करके बता रही हूँ, और इवन ड्राई रन भी आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, ठीक है। सो गाइस, ज्यादा टाइम न गवाते हुए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं आज के सेशन, ठीक है। सो गाइस, फंक्शंस फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि देखो, अगर मुझे हम बोलते हैं जनरली कि कोई लाइक अगर आप किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो या कोई भी फंक्शन हो तो आप क्या बोलते हो कि हाँ यार, मैं ना मेरे फ्रेंड के फंक्शन में जा रही हूँ, हाँ यार मैं फैमिली फंक्शन में जा रहा हूँ। तो वो फंक्शन क्या होते हैं गाइस? फंक्शन ऐसे, मतलब फंक्शन वो होता है जहाँ पे हम जाके कुछ तो भी टास्क परफॉर्म करते हैं। कोई भी टास्क परफॉर्म हो, मतलब कोई भी टास्क हो सकता है। अगर सपोज आप बर्थडे पार्टी के लिए जा रहे हो तो आप क्या करोगे, गिफ्ट लेके जाओगे, देन केक कट करोगे, केक कट करने के बाद आप क्या करोगे, खाना खाओगे, खाना खाने के बाद थोड़े पिक्चर्स क्लिक कर दोगे, ठीक है। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, रिटर्न आओगे, रिटर्न टू होम। तो ये जो मतलब मल्टीपल टास्क है, तो ये ऑपरेट करने, ये परफॉर्म करने के लिए ही तो आप एक पर्टिकुलर फंक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज नथिंग बट द function is nothing but the block of code which perform the operation, which perform the sum operation। वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है, एक ब्लॉक ऑफ कोड। अभी मैं यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि गिफ्ट लेने का, देन पे करने का, उसका अलग प्रोसीजर हो सकता है। देन केक कटिंग, देन खिलाना दिलाना, आपको पता ही है, तो ये उसका अलग प्रोसेस हो सकता है। खाना खाना, खिलाना, वो भी प्रोसेस अलग हो सकता है। तो ये जो है, मैंने यहाँ पे 4 टास्क बताए हैं, तो चारों टास्क का हम अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे एज अ कोडिंग में, ठीक है। सो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नथिंग बट द ब्लॉक ऑफ कोड which perform the operation, which perform the
ऑपरेशन। अभी वो ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, जैसे कि आप बर्थडे पार्टी के लिए जा रहे हो तो केक कट करोगे, गिफ्ट लेके जाओगे, पिक्चर्स क्लिक करोगे, खाना खाओगे। अगर आप किसी के एंगेजमेंट सेरेमनी में जा रहे हो तो उसके मतलब उस सिचुएशन के ऑपरेशंस अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सेम थिंग अगर मुझे प्रोग्रामिंग में कोई फंक्शन देना है, ठीक है। अगर प्रोग्रामिंग की बात करूं तो प्रोग्रामिंग में फंक्शन को क्या बोलते हैं, तो प्रोग्रामिंग में भी फंक्शन को सेम ही डिफाइन किया है। तो क्या डिफाइन किया है? अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। वो कोई तो भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, कैन कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन अ प्रोग्राम। मतलब सेम सेम ब्लॉक ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन रिपीटेडली कॉल करने के लिए, रिपीटेडली यूज करने के लिए हम मल्टीपल टाइम सेम कोड को नहीं लिखेंगे, सेम फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ की पॉइंट्स है। हेल्प इन कोड रिड्यूस सॉरी हेल्प इन कोड रीयूज। मतलब अगर मुझे किसी को हाय बोलना है, कि जैसे आप कोई फंक्शन में जा रहे हो तो बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैमिली में कोई दोस्त हो सकता है, भाई हो सकते हैं, बहनें हो सकते हैं, जो भी हो, ठीक है। तो आप सबको हाय 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 बोलोगे, राइट। लेकिन प्रोग्रामिंग थोड़ा स्मार्ट वे से करेंगे। तो प्रोग्रामिंग क्या बोलती है कि आपको हर टाइम सबको हाय बोलने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, एक ब्लॉक ऑफ कोड ऐसा बनाओ जिसमें आप एक ही बार हाय, ठीक है। एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड बनाओ जिसमें आप क्या करोगे, सपोज मैं अगर फन नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ तो उसमें सिर्फ प्रिंटफ आप एक ही बार लिखो, ठीक है। इसमें मैं प्रिंटफ एक ही बार लिखूंगी, लेकिन जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी, अगर मैं फैमिली फंक्शन में जा रही हूँ, बुआ आ गई तो उसको भी हाय कहना है, तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली फन को कॉल करूंगी। कोई भाई आ गया, उसको भी हाय बोलना है, तो मैं डायरेक्टली फन को कॉल करूंगी। अगर कोई फ्रेंड मिल रहा है तो उसको मैं मैन्युअली हाई नहीं करूंगी, मैं डायरेक्टली फन फंक्शन को कॉल करूंगी। मतलब फन फंक्शन एक ही बार डिफाइन हुआ है, एक ही बार डिफाइन हुआ है, लेकिन उसको कॉल हम मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं। अभी मल्टीपल टाइम्स उसको कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमें मल्टीपल टाइम्स फंक्शन को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो मल्टीपल टाइम्स फंक्शन को कॉल करने की जरूरत है, ठीक है। तो फंक्शन रीयूजेबिलिटी के लिए यूज होता है। रीयूजेबिलिटी ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। तो फंक्शन इसी के लिए यूज होता है कि कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड आपको रिपीटेडली यूज करना है तो रिपीटेडली उसके लिए कोड मत लिखो, एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख दो, और अगर आपको रिपीटेडली उसको कॉल करना है तो आप डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करो। क्लियर है गाइस यहाँ तक? ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है मेक प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड, रिड्यूस द रिपीटेशन। अगर सपोज मुझे हर किसी को हाय हाय नहीं बोलना है तो मैं एक ही ब्लॉक ऑफ कोड बनाऊंगी, तो उससे क्या होगा, कोड भी रिड्यूस होगा। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन की जरूरत ही क्या थी। तो functions are important in C program for the following reason. So first reason is code reusability। जैसे मैंने बताया था, ये बहुत important point है। कोड reusability के लिए functions यूज किया जाता है, ठीक है। सो राइट वंस यूज मेनी टाइम्स, एक ही बार लिखो और मल्टीपल टाइम्स इसको कॉल करो। नो नीड टू रिपीट कोड, मतलब सेम कोड को रिपीटेडली लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थिंग इज रिड्यूस दी कोड लेंथ। अगर मैं रिपीटेडली कोड लिखूंगी ही नहीं तो ऑब्वियसली हमारा कोड भी बहुत छोटा होगा। देन इट ब्रेक्स लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर प्रोग्राम, ठीक है। अभी ये जो रिड्यूस द कोड लेंथ बोला है, उसमें इसमें मैंने डिस्कस किया है कि इट ब्रेक्स द लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पार्ट। अभी देखो, अगर सपोज लाइक मैं कोई एक एप्लीकेशन डेवलप कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली डेवलपमेंट पे आती हूँ, कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रही हूँ। सपोज मान लो कि मैं कैलकुलेटर डेवलप कर रही हूँ, ठीक है। सो कैलकुलेटर डेवलप कर रही हूँ तो कैलकुलेटर में मुझे ऐड भी करना होगा,
सब्ट्रैक्शन भी करना होगा, मल्टीप्लिकेशन भी करना है, ठीक है। यूजर्स तो मल्टीपल हो सकते हैं, तो क्या मल्टीपल यूजर्स के लिए मल्टीपल कैलकुलेटर बनाए, मल्टीपल कोड लिखे? नहीं, कोड एक ही बार लिखेंगे और सेम एप्लीकेशन को हम सबको क्या करेंगे, यूज करने के लिए देंगे, ठीक है। अभी देखो, एक यूजर आया, उसको एडिशन करनी है तो वो डायरेक्टली ऐड फंक्शन को कॉल करेगा। अगर सेम यूजर को और एक एडिशन करनी है तो डायरेक्टली कॉल करेगा, फिर से ऐड फंक्शन नहीं लिखेगा। सब्ट्रैक्शन करनी है तो सब्ट्रैक्शन को कॉल करेगा, मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मल्टीप्लिकेशन को कॉल करेगा। और फंक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि फंक्शन हमेशा, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन जो है हमेशा मेन फंक्शन के बाहर होती है, मेन फंक्शन के बाहर ही होती है, ठीक है। तो सपोज मान लो कि ये मेरा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में मुझे सिर्फ क्या करना है, उस फन फंक्शन को कॉल करना है या तो ऐड फंक्शन को कॉल करना है। तो इससे क्या होगा कि ऐड फंक्शन में जितने भी, सपोज आपको भी पता है कि ऐड फंक्शन में एटलीस्ट हमें दो पैरामीटर लगेंगे, num1 num2 लगेंगे, एंड देन n3 इक्वल टू num प्लस num2 लगेगा, एंड देन n3 में हमें रिजल्ट मिलेगा, मतलब हम यहाँ पे कर सकते हैं रिटर्न n3। तो ये जो भी 4 लाइंस का कोड हम यहाँ पे देख रहे हैं, वैसे 1000 लाइंस का कोड भी हो सकता है। तो ये 4 लाइंस का कोड जो है वो मेन फंक्शन में हम नहीं देते, वो हमेशा आउट ऑफ मेन फंक्शन ही डिफाइन करेंगे। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है गाइस यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, मेक्स प्रोग्राम सिंपल एंड रीडेबल। तो ऑब्वियसली अगर छोटा प्रोग्राम है, अगर मैंने यहाँ पे फन दिया है और ऐड दिया है, तो मुझे भी यहाँ पे पता चलेगा कि ऐड फंक्शन जो है एडिशन के लिए यूज किया गया है। कोई फंक्शन है तो मुझे उसको रन करना है तो मैं फन को कॉल करूंगी, तो वो क्या होता है, इजिली अंडरस्टैंड भी होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है इजी डिबगिंग। इजी डिबगिंग मीन्स अगर एडिशन में कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, सपोज मुझे n+n+n2 करते हुए कोई एरर आ रहा है, तो मैं ऑब्वियसली बात है कि मैं उसको एडिशन में ही चेक करूंगी, सब्ट्रैक्शन में चेक करूंगी क्या, नहीं, मल्टीप्लिकेशन में चेक करूंगी क्या, नहीं, फन में चेक करूंगी क्या, नहीं। तो ऐसे करके हम एरर्स भी इजीली निकाल सकते हैं, इजीली उसको डिबग भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉड्यूलरिटी। इट डिवाइड्स द प्रोग्राम इनटू सेपरेट फंक्शन। जैसे मैंने बताया था कि आपको दो नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, आपको कुछ भी करना है, तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड का डेफिनेशन बाहर लिख दोगे और उसी ब्लॉक ऑफ कोड को कॉल करने के लिए यहाँ पे मेन फंक्शन में उस ब्लॉक ऑफ कोड को, उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। क्लियर है गाइस? तो ये कुछ रीजन है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी यूज फंक्शन। कोड रीयूज करता है, कोड की लेंथ रिड्यूस करता है, इजी टू अंडरस्टैंड है, देन सेपरेशन के कारण हम इजीली डिबग भी कर सकते हैं और प्रोग्राम को डिवाइड करता है। तो अभी हम देखते हैं, देखो अभी तक हमने फंक्शन कौन से देखे थे गाइस, अभी तक जो हमने यूज किए जिसको हम फंक्शन बोलते थे, कौन से फंक्शन, तो मेन फंक्शन, देन प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन। तो ये कुछ फंक्शंस थे जो अभी तक हमने पढ़े थे, ठीक है। तो उसमें से हम देखते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन एग्जैक्टली क्या है, नीड और सॉरी मेन फंक्शन का यूज क्या है और उसको लाइक डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे हमने अभी तक तो यूज किया ही है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे समझते हैं एग्जैक्टली मेन फंक्शन का काम क्या है। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम। यस ऑब्वियसली अगर आपको सी प्रोग्राम लिखना है तो आपको मेन मेथड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट जो भी आपका ब्लॉक ऑफ कोड है वो पैरेंथेसिस में सॉरी करली ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बिगिंस फ्रॉम मेन फंक्शन। एग्जीक्यूशन भी मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। देन एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव वन मेन मेथड।
हर एक सी प्रोग्राम में एक मेन मेथड होती ही है। विदाउट मेन मेथड सी प्रोग्राम रन ही नहीं होता। ठीक है, इट कैन रिटर्न अ वैल्यू यूजुअली इन। ठीक है, मेन फंक्शन से अगर कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो वो यूजुअली हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कि 0 है और 1 है। ठीक है, अभी वो वैल्यू जो है वो क्यों रिटर्न करते हैं वो भी मैं यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज मैंडेटरी फंक्शन। ये जो फंक्शन है मेन फंक्शन मैंडेटरी है एंड रिटर्न्स दी कंट्रोल टू ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा कंट्रोल ये दे देता है। ठीक है, एंड कैन कॉल अदर फंक्शन। मेन फंक्शन जो है वो अदर फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। ठीक है, अभी सिंटैक्स देखते हैं। वैसे तो हमने ऑलरेडी यूज किया है तो आपको पता भी है कि मेन फंक्शन का कैसे यूज होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यूज करते हैं हेडर फाइल्स। तो हेडर फाइल्स कौन से है डिपेंड करता है कि आप कौन सी आईडी यूज करते हैं। अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h तो लिखना ही होगा। आप कोई भी आईडी यूज करो ये हेडर फाइल मस्ट है। ठीक है, तो इसका मैंने मीनिंग वगैरह फर्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके हमारा पहला वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था गाइस। ठीक है, देन अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस यूज कर रहे हो तो आपको एक हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। कोनियो, ठीक है, अभी कोनियो डॉट एच का मीनिंग क्या है वो भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। मतलब कंसोल रिलेटेड ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो उसके रिलेटेड सारे फंक्शन जो है इस लाइब्रेरी में अवेलेबल है। आफ्टर दैट आपको लिखना होता है मेन फंक्शन। अभी देखो जैसे आप मेन फंक्शन स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो उससे पहले आपको देना होता है रिटर्न टाइप। अभी रिटर्न टाइप आप कौन सा दे सकते हो, वॉइड दे सकते हो और इंटीजर दे सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से आपको एक देना है। वॉइड मतलब क्या, वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। और इंटीजर मतलब क्या, तो यहाँ पे 0 और 1 इन दोनों में से कोई एक वैल्यू रिटर्न करनी है। तो रिटर्न किसको करनी है, ठीक है, वो भी मैं बताती हूँ। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ पे डिसाइड कर लो। सपोज मैं यहाँ पे इंटीजर ले लेती हूँ। सो इंटीजर में उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी मुझे ब्लॉक ऑफ कोड देना है मैं यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड दे दूंगी। सपोज कोई प्रिंट करना है जो भी, देन रिटर्न करूंगी रिटर्न 0। जैसे कि मैंने इंटीजर लिया है तो 0 और 1 दोनों में से मैं कुछ भी रिटर्न कर सकती हूँ। तो ये जो रिटर्न है, रिटर्न किसको करना है, मेन फंक्शन। ये तो खुद ही बाप है सबका, तो वो क्यों रिटर्न कर रहा है। देखो अभी मैंने डिस्कस किया था कि इसका जो पूरा कंट्रोल है वो किसके पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर रहे हैं। अभी देखो रिटर्न 0 मतलब क्या, 0 मतलब कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हुआ है, सक्सेसफुली रन हुआ है। और अगर 1 आया है तो इसका मतलब वहां पे कुछ तो भी इशू हमने फेस किया है। जो भी इशू आपने फेस किया है तो तब वहां पे रिटर्न जो है वो 1 करता है। ठीक है, अभी रिटर्न 0 जो है ये यूजर लिखता है, यूजर। ठीक है, और अगर इन केस उस प्रोग्राम में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ भी इशू हम फेस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है वो रिटर्न 1 करता है। किसको, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, मतलब ये पूरा कोड रन होने के बाद हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को एक स्टेटस देना होता है। कौन सा स्टेटस, तो प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हुआ है या नहीं हुआ है उसका स्टेटस। क्लियर है गाइस यहाँ तक। मेन फंक्शन का क्या रीजन है, क्यों हम यूज करते हैं, तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हमें सी प्रोग्रामिंग में मेन फंक्शन को यूज किया जाता है। ठीक है, देन हम देखते हैं, जैसे हम अभी तक तो हमने देख लिया कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन इज नथिंग बट द ब्लॉक ऑफ कोड। वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो एक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप फंक्शन को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फंक्शंस के कुछ टाइप्स भी है। यस, देयर आर
two types of function. Basically, there are two types of function. First one is library function. लाइब्रेरी फंक्शन. अभी लाइब्रेरी फंक्शन जिसको हम बिल्ट इन फंक्शन भी बोल सकते हैं. बिल्ट इन फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं. ठीक है, ऑलरेडी डिफाइन होते हैं. कहाँ पे डिफाइन होते हैं? तो लाइब्रेरी में डिफाइन होते हैं. सो ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन जिसको हम लाइब्रेरी फंक्शन भी बोल सकते हैं. आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट आता है, सेकेंड टाइप आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन. यूजर डिफाइंड फंक्शन. अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन देखो, लाइब्रेरी फंक्शन जो है जो ऑलरेडी डिफाइन होता है पर्टिकुलर लाइब्रेरी में जो ऑलरेडी डिफाइन होता है उसको लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं. जैसे कि है मेन फंक्शन जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है. सबको पता है कि मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम. देन प्रिंटफ फंक्शन. प्रिंटफ भी क्या है? एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसका पर्टिकुलर मीनिंग कंपाइलर को पता है. देन स्कैनफ फंक्शन. सो स्कैनफ भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है. CLR SCR फंक्शन क्लियर स्क्रीन करने के लिए ये एक बिल्ट इन फंक्शन है. ठीक है, जिसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन होता है उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी. ठीक है, देन बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन. अभी देखो, जब भी कोई एप्लीकेशन, कोई कंपाइलर, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई गेम हम डेवलप करते हैं तो डेवलप करते समय कुछ लिमिटेशंस होते हैं. कुछ लिमिटेशंस मानो कि सपोज मैंने 100 फंक्शंस उसमें डेवलप किए हैं, तो क्या सिर्फ 100 फंक्शंस इनफ होते हैं? नहीं. अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो 100 फंक्शंस इनफ नहीं होते. इवन मिलियंस फंक्शंस भी इनफ नहीं होते. तो खुद को यूजर के अकॉर्डिंग फंक्शन क्रिएट करने के लिए एक सेकेंड टाइप दिया है, दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन. यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब यूजर के नीड के अकॉर्डिंग वो कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकता है, कोई भी नाम उसको दे सकता है, कितने भी पैरामीटर्स वो दे सकता है, कोई भी रिटर्न टाइप वो दे सकता है. तो उसका जो भी हैंडल रहता है वो यूजर के ऊपर रहता है. लेकिन लाइब्रेरी फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, उसके पैरामीटर भी डिफाइंड रहता है, उसका रिटर्न टाइप भी डिफाइन होता है और उसकी डेफिनेशन भी रिटर्न होती है. लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन में सारा कुछ हम करते हैं, यानी कि प्रोग्रामर करते हैं. क्लियर है गाइस? यहाँ तक क्लियर है? इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन. क्लियर है यहाँ तक? ओके. सो मैं मानती हूँ कि आपको इस यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है. देन हम देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के कुछ टाइप्स. ठीक है, जैसे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन के 4 टाइप्स है. फर्स्ट टाइप आता है दैट इज विथ रिटर्न विथ पैरामीटर. विथ पैरामीटर. सेकेंड पॉइंट आता है विथ रिटर्न विदाउट पैरामीटर. ठीक है, तो शॉर्टकट में लिख रही हूँ, समझ लेना. देन थर्ड पॉइंट आता है विदाउट रिटर्न विथ पैरामीटर. और लास्ट पॉइंट आता है विदाउट रिटर्न और विदाउट पैरामीटर. ठीक है, तो ऐसे 4 टाइप्स है. अभी देखो, ये 4 टाइप्स आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ मैं यहाँ पे. सारा जो खेल है वो 2 कीवर्ड्स पे है. कौन सा कीवर्ड? तो पहला कीवर्ड आता है रिटर्न कीवर्ड. ठीक है, तो रिटर्न कीवर्ड का खेल है एंड पैरामीटर का खेल है. ठीक है, 2 ही कीवर्ड का खेल है, रिटर्न कीवर्ड एंड पैरामीटर कीवर्ड. अभी देखो, इसके आगे पीछे थोड़ा चेंज किया. सबसे पहले देखो विथ रिटर्न है, तो यहाँ पे आया है, यहाँ पे लगाया है विथ रिटर्न और यहाँ पे लगाया है विथ रिटर्न.
ठीक है। अभी सपोज मान लो कि मेरे पास दो कीवर्ड है, ठीक है। जैसे आपने प्रोबेबिलिटी तो सीखी होगी, अगर आपको आपके पास दो कॉइन है तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, दो कॉइन्स की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, हेड हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या तो हेड टेल हो सकता है। सेम थिंग यहाँ पे भी दो कीवर्ड्स है, इसको हम विथ रिटर्न विथ पैरामीटर कर सकते हैं, विथ रिटर्न विदाउट पैरामीटर कर सकते हैं, विदाउट रिटर्न विथ पैरामीटर कर सकते हैं, विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें विथ रिटर्न तो विदाउट पैरामीटर, विथ रिटर्न तो विथ पैरामीटर, विदाउट रिटर्न तो विथ पैरामीटर, विदाउट रिटर्न तो विदाउट पैरामीटर। तो ये सारा जो खेल है वो सिर्फ दो कीवर्ड का है, ठीक है। तो फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन ऐसे फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, जिसका हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन जो हम हमारे नीड के अकॉर्डिंग उसको क्रिएट करते हैं। देन उसके फोर टाइप्स है, with return with parameter, with return without parameter, without return with parameter, without return and without parameter। क्लियर है गाइस यहाँ तक? ओके। अभी प्रीडिफाइंड फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन किसको बोलेंगे? प्रीडिफाइंड फंक्शन इज अ फंक्शन दैट ऑलरेडी क्रिएटेड एंड प्रोवाइडेड बाय द सी लाइब्रेरी, यू कैन यूज इट डायरेक्टली इन योर प्रोग्राम, जैसे printf, scanf, sqrt, str, len, string len, ठीक है। Then user defined function is a function that is created by the programmer to perform a task। एक कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस भी बताया है मैंने। प्री डिफाइंड फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, नो नीड टू डिफाइन, एग्जांपल printf। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, मस्ट बी डिफाइन, वो डिफाइन होना चाहिए, एग्जांपल ऐड, ठीक है। देन अगर फंक्शन को यूज करना है तो इसके थ्री एस्पेक्ट्स है गाइस। कौन से एस्पेक्ट्स है? तो फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो हम उसके थ्री एस्पेक्ट प्रॉपरली वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। तो देखो, देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स टू डिफाइन द फंक्शंस। तो यहाँ पे प्रॉपरली मैं एक अच्छा कलर ले लेती हूँ। सो देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स। कौन सा? तो सबसे पहले आता है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन सबसे पहले हमें उसको बताना होगा कि कोई तो भी फंक्शन हम यूज करने वाले हैं, देन उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल, ठीक है। एंड थर्ड वन इज फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। सो हम डायरेक्टली फंक्शन के ऊपर जंप करने से पहले मैं थोड़ा वेरिएबल के साथ आपको डिफाइन मतलब कंपेयर करके बताती हूँ, ठीक है। सपोज मान लो कि आपको एक वेरिएबल ले रहे हो इंटीजर ए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं गाइस? वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। इसका काम क्या मतलब, ये हम क्यों करते हैं? तो हम कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि ऐसा एक वेरिएबल है जिसका यूज हम प्रोग्राम में करने वाले हैं, ठीक है। और अगर सपोज अभी सपोज मुझे इसको वैल्यू देनी है, अभी वैल्यू देनी है, तो इंटीजर a इक्वल टू 10, जिसको हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। क्या बोलेंगे हम? इनिशियलाइजेशन। मतलब उसको कुछ तो भी एक मीनिंग दिया है, उसी को हम फंक्शन डेफिनेशन बोलेंगे। फंक्शन तो डिक्लेयर कर दिया है, तो फंक्शन में क्या करना है वो डेफिनेशन में हम देंगे, ठीक है। और अगर सपोज मुझे उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, लाइक a+10, ठीक है, a+10, और मैं यहाँ पे इंटीजर r वेरिएबल लेती हूँ जिसमें मैं रिजल्ट स्टोर करूंगी, ठीक है। सो r इक्वल टू a+10, मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? ऐड कर रही हूँ 10 से। तो यहाँ पे जो भी है मतलब ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर रही हूँ, और ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए इस वेरिएबल को कॉल किया है मैंने,
उस पर्टिकुलर वेरिएबल को कॉल किया है, मतलब सेम थिंग हमें फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा। सो देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन: फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन। क्लियर है गाइस यहाँ तक? ठीक है, ओके। सो देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटैक्स। सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन सिंटैक्स। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन को डिक्लेयर करते समय हमेशा याद रखना कि फंक्शन डिक्लेरेशन हमेशा बिफोर डिफाइनिंग मेन फंक्शन के पहले ही हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स क्या रहेगा? रिटर्न टाइप जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है, वॉइड हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, और यहाँ पे हम फ्लोट भी दे सकते हैं, डबल भी दे सकते हैं। ठीक है, सो रिटर्न टाइप, देन स्पेस देके फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम कोई भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हो। आइडेंटिफायर्स के रूल्स यहाँ पे लगेंगे जब भी आप फंक्शन को नेम देंगे। अभी आइडेंटिफायर्स के रूल कौन से हैं वो भी मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, आफ्टर दैट फंक्शन है तो पैरेंथेसिस आएगा, और उसमें अगर आप कोई वैल्यू दे रहे हो तो उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा। डेटा टाइप पैरामीटर, सॉरी, डेटा टाइप एंड वेरिएबल मैं बोलूंगी इसको। ठीक है, तो देन सेमीकोलन। ठीक है, तो रिटर्न टाइप देना पड़ेगा, फंक्शन का नाम देना पड़ेगा, उस वेरिएबल जो भी आप यूज कर रहे हो, पास कर रहे हो, उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा, और देन आप वेरिएबल यूज करोगे। ठीक है, तो ये किस लिए? तो हम बता रहे हैं किसको? कंपाइलर को, कि ये पर्टिकुलर फंक्शन है जिसका यूज मैं करने वाला हूँ और जिसमें मैं इस डेटा टाइप वाला वेरिएबल यूज करूँ। ठीक है, आफ्टर दैट मेन फंक्शन। क्लियर है गाइज यहाँ तक? देन नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल, तो देखो जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल हमेशा इनसाइड द मेन फंक्शन ही होगा। इनसाइड द मेन फंक्शन। ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग कंसिडर कर लो। ठीक है, सो इनसाइड द मेन फंक्शन ही होगा। अभी देखो उसका सिंटैक्स क्या रहेगा, आपको डायरेक्टली फंक्शन का नाम देना है। फंक्शन नेम, जो भी फंक्शन नेम है, और याद रखना जब भी डिक्लेरेशन कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, डेफिनेशन कर रहे हो, तो तीनों चीजों में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सेम फंक्शन नेम होगा। ठीक है, फंक्शन नेम एंड डायरेक्टली वैल्यू पास करोगे। ठीक है, एंड सेमी। क्लियर है? तो मेन फंक्शन में ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हम देखते हैं फंक्शन के डेफिनेशन का सिंटैक्स। फंक्शन डेफिनेशन सिंटैक्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल है गाइस, जैसे हम पूरा ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, पूरा ब्लॉक ऑफ कोड कहाँ पे आ जाएगा? फंक्शन डेफिनेशन में। अगेन आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। ठीक है, देन कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहे हो यहाँ पे डिफाइन, मतलब यहाँ पे पता चलता है। देन फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, देन अगेन डेटा टाइप देना पड़ेगा और वेरिएबल देना पड़ेगा। ठीक है, और आफ्टर दैट करली ब्रैकेट्स दो और उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, और ये भी हमेशा आउट ऑफ द मेन फंक्शन ही होगा, मेन फंक्शन के बाहर ही होगा। ठीक है, सो देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वन इज फंक्शन डिक्लेरेशन, जो मेन फंक्शन के पहले डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन कॉल, जो मेन फंक्शन में कॉल करेंगे, जिसका सिंटैक्स है फंक्शन नेम पैरेंथेसिस में वैल्यूज एंड देन सेमीकोलन। देन फंक्शन डेफिनेशन में हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, फंक्शन का नाम देंगे, डेटा टाइप एंड वेरिएबल, और उस वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे करली ब्रैकेट्स के अंदर। मतलब ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड होगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग के ऊपर। ठीक है, सो एक प्रॉपरली कोड हम लेते हैं। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एक राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो सिंपली मुझे क्या करना है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर यूज करने वाली हूँ। ठीक है। तो आपके पास VS कोड है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, टर्बो C++ है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है कुछ भी तो आप डायरेक्टली मोबाइल के ऊपर भी इस कंपाइलर का यूज कर सकते हो। ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले मैंने बताया था फंक्शन का डिक्लेरेशन करना है। सबसे पहले क्या करोगे? फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है। फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या बोला था मैंने? रिटर्न टाइप दो। रिटर्न टाइप, सपोज मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है सिंपली, तो वहां पे कुछ बोला नहीं है कि कोई वैल्यू रिटर्न करनी है, तो कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, मतलब वॉइड देना है। नहीं, कोई भी मैं फन नाम दे देती हूँ और उसमें कुछ भी पैरामीटर नहीं देने हैं, क्योंकि हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करना है। ठीक है। ये हो गया फंक्शन का डिक्लेरेशन। अभी उस फंक्शन को मुझे कॉल भी करना पड़ेगा। ठीक है। फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे मेन फंक्शन में ही कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल। ठीक है। फंक्शन कॉलिंग हमेशा मेन फंक्शन में ही होती है। अगर आप डिक्लेरेशन लिख रहे हो, डेफिनेशन लिख रहे हो और कॉल ही नहीं किया तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन फन को कॉल करूंगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि ऊपर मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है, तो सेम थिंग यहाँ पे भी कोई पैरामीटर हमें देने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट फंक्शन की डेफिनेशन की बारी आती है। फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है। तो अगेन उसका सिंटैक्स बताया था, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप कौन सा है गाइस? तो वॉइड है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी वॉइड ही आएगा। देन फंक्शन का नाम है फन। तो देखो, यहाँ पे भी फन है, कॉल किया तो भी फन है, डिफाइन किया तो भी फन ही दिया है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? अलग अलग नाम देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। और सिंपली क्या करना था? क्या बोला था? प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है। हेलो वर्ल्ड को कॉल करना था। ठीक है। इसका ड्राई रन कैसे? अभी मैं उसको रन करके दिखाती हूँ, फिर मैं उसका ड्राई रन भी बताऊंगी। अभी यहाँ पे आ गया है हेलो वर्ल्ड आउटपुट, मतलब हमारा कोड प्रॉपरली रन हो रहा है। तो सबसे पहले कंपाइलर आएगा इस हेडर फाइल पे, उसको पता चलेगा कि इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्शन इस प्रोग्राम में यूज होने वाले हैं। देन यहाँ पे पता चलेगा कि एक फंक्शन है जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब वहां से कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, और जिसमें एक भी मैंने पैरामीटर रिटर्न नहीं किया। देन वो मेन फंक्शन में आ जाएगा और यहाँ पे सिंपल फन फंक्शन को कॉल किया। तो जैसे कॉल किया वो ढूंढेगा कि फन कहाँ पे है, तो यहाँ पे उसको फन मिल जाएगा और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। जैसे ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है तो वो फिर से आ जाएगा रिटर्न के पहले। ठीक है। अगर आपको प्रॉपरली देखना है तो मैं यहाँ पे भी प्रिंट करती हूँ, हाई प्रिंट। ठीक है। तो इसको रन करती हूँ। ठीक है। जैसे ही यूजर डिफाइंड फंक्शन रन होता है, उसके बाद वो फिर से मेन मेथड में आ जाता है गाइस। मेन मेथड में आने के बाद उसके बाद का कोई ब्लॉक ऑफ कोड है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड रन कर देता है। ठीक है। तो आप देख सकते हो उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, फिर से वो मेन फंक्शन में गया और इसमें कुछ ब्लॉक ऑफ कोड है तो वो रन कर दिया और डायरेक्टली एग्जीक्यूट। क्लियर है गाइस यहाँ तक? ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि ये रीयूज होता है, कि अगर मुझे 3 टाइम्स हेलो वर्ल्ड करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो मैं 3 टाइम्स डेफिनेशन नहीं लिखूंगी, मैं 3 टाइम्स सिर्फ फंक्शन को कॉल करूंगी, 3 टाइम्स फंक्शन को कॉल करूंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, देन हाई प्रिंट हुआ, अगेन हेलो वर्ल्ड, मतलब 3 टाइम्स उसने कॉल किया। ऐसे आपको अगर थाउजेंड्स टाइम उसको कॉल करना है तो आप थाउजेंड्स टाइम उसको कॉल कर सकते हो। आपको 1000 टाइम फंक्शन को क्रिएट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है गाइस। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए फंक्शन टू ऐड 2 नंबर्स। ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि इसके यूजर डिफाइंड फंक्शन के 4 टाइप्स है। फर्स्ट वन आता है विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर। ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है। तो और मजा आएगा अगर आपको वो क्लियर हो गया है तो। ठीक है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट आता है विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर। विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर।
ठीक है। तो देखो विदाउट रिटर्न मतलब क्या, तो नो रिटर्न फ्रॉम फंक्शन, नो रिटर्न फ्रॉम फंक्शन। कौन सा फंक्शन, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन में से कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। देन विदाउट पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर मतलब क्या कि फंक्शन में जितने भी पैरामीटर, सपोज अगर आपको एडिशन करनी है तो ए और बी दो नंबर लगेंगे, तो आप यहाँ पे इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी ऐसे दे सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विदाउट पैरामीटर बोला है, मतलब कुछ भी पैरामीटर नहीं देने हैं, तो यहाँ पे पैरामीटर जो है वो 0 आएंगे, ठीक है। तो अभी देखो कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, विदाउट रिटर्न के लिए हमारे पास रिटर्न टाइप है वॉइड, और विदाउट पैरामीटर के लिए हमें कुछ भी बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वॉइड फन और एम्प्टी वाला फंक्शन, जिसमें हम कुछ भी पैरामीटर नहीं देंगे, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी करके दिखाया। कौन सा, तो यहाँ पे देखो विदाउट रिटर्न है, मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, और यहाँ पे पैरामीटर्स भी बिल्कुल भी नहीं दिए हैं, मैंने सिंपली उसको कॉल किया, उसमें सिंपली सिंपली क्या किया है, एक स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। तो ये एग्जाम्पल था विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर। क्लियर है गाइस यहाँ तक, विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करना है और कुछ भी पैरामीटर पास नहीं करने। देन नेक्स्ट टाइप आता है विदाउट रिटर्न विथ पैरामीटर। मतलब देखो उसको क्या बोलना है कि विदाउट रिटर्न मतलब रिटर्न तो कुछ नहीं करना है, अब की बार में उसको रिटर्न नहीं करना है, अब की बार में भी उसको रिटर्न नहीं करना है। सो विदाउट रिटर्न, अभी विदाउट रिटर्न बोले तो क्या गाइस, तो वॉइड देना है, वॉइड। और विथ पैरामीटर, अभी यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गए, पहले विदाउट पैरामीटर था और यहाँ पे विथ पैरामीटर दिया है। अभी डिपेंड करता है कि आपका क्या एग्जाम्पल है उसके ऊपर। अगर आपको एडिशन करनी है तो आपको मिनिमम दो नंबर्स लगेंगे, अगर सपोज आपको कोई नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो एक ही नंबर लगेगा, एन नंबर लगेगा, मतलब सिंगल नंबर लगेगा। अगर कोई एक्सप्रेशन है जैसे कि x प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स, तो यहाँ पे 3 नंबर्स लगेंगे। तो डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहां पे पैरामीटर्स भी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर, सपोज मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ, लाइक मुझे एडिशन करनी है, ठीक है, समझ लो मुझे एडिशन करनी है, तो मैं ऐड नाम का फंक्शन विदाउट ऐड नाम का फंक्शन लेती हूँ, विदाउट रिटर्न है तो वॉइड दूंगी, वॉइड, और फंक्शन का नाम ऐड ही रख देती हूँ, ऐड। विथ पैरामीटर, एडिशन करने के लिए मिनिमम कितने वेरिएबल्स लगते हैं, दो वेरिएबल्स लगते हैं, उसका डेटा टाइप मैं दे देती हूँ इंटीजर, वो अपने ऊपर डिपेंड है आपको फ्लोट देना है इंटीजर देना है, तो मुझे इंटीजर ही देना है, इंटीजर ए इंटीजर बी, दो वेरिएबल्स, ठीक है। तो विदाउट रिटर्न विथ पैरामीटर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर। इसको मैं फिर से पूरा इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो विदाउट रिटर्न है तो वॉइड आएगा, देन एडिशन करनी है तो ऐड नाम का फंक्शन, आफ्टर दैट दो मिनिमम नंबर लगेंगे, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, तो दो वेरिएबल दे दिए, यहाँ पे फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। देन मेन फंक्शन में आ जाऊंगी मैं, देन सपोज इंटीजर ए वेरिएबल लेती हूँ, इंटीजर ए इक्वल टू 10 कॉमा बी इक्वल टू 20, ऐसे दो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे दे दिए। अभी जैसे ही अभी जब भी मैं फंक्शन को कॉल करूंगी, फंक्शन को कॉल करने के लिए डायरेक्टली फंक्शन नेम, और उसमें मुझे दो वैल्यूज पास करने हैं, तो वैल्यूज जो है वो ऑलरेडी ए एंड बी वेरिएबल में दे चुके हैं, तो ए कॉमा बी, तो लाइकवाइज हम यहाँ पे वैल्यूज दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ए एंड बी पास किया है, तो फंक्शन के डेफिनेशन में मुझे 10 और 20 यूज करने की, मतलब हम वहां पे यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ वॉइड एडिशन एंड देन डेटा टाइप वेरिएबल नेम, ऐसे मल्टीपल वेरिएबल ले सकते हो, इंटीजर बी, ठीक है। आफ्टर दैट ब्लॉक ऑफ कोड आएगा, ठीक है। अभी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है यहाँ पे कर दो, मुझे क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है,
तो मैं एक वेरिएबल लेती हूँ इंटीजर रिजल्ट, जिसमें मैं रिजल्ट होल्ड करूंगी। सो रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। अभी ए और बी मैंने इस प्रोग्राम में कोई वैल्यू दी है क्या? नहीं। तो ये ऑलरेडी हमें फंक्शन से मिल रही है, तो हमें उसको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे विदाउट रिटर्न है, रिटर्न नहीं करना है, तो रिजल्ट प्रिंट करना होगा यही पे। सो प्रिंट एफ परसेंट डी। तो मैं यहाँ पे परसेंट डी करूंगी क्योंकि मुझे एडिशन चाहिए और रिजल्ट का डेटा टाइप भी इंटीजर ही है। सो यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल, ठीक है। देन मैं इसको रन कर देती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट इज 30। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ एडिशन इज, ठीक है, एंड फिर से आपको रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो एडिशन इज 30। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो भी मेन फंक्शन से दो वैल्यूज पास किए थे ए और बी वेरिएबल में, सेम वैल्यूज हम यहाँ पे भी, हम सेम वैल्यूज ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है विदाउट रिटर्न विद पैरामीटर, जहां से हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे लेकिन पैरामीटर हम यहाँ पे दे रहे। ठीक है, तो इन दो टाइप्स में आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, देन थर्ड टाइप आता है विथ रिटर्न विदाउट पैरामीटर, जहां पे हम रिटर्न करेंगे लेकिन पैरामीटर नहीं देंगे। ठीक है, जैसे कि रिटर्न आपको फ्लोट कर सकते हो, इंटीजर कर सकते हो, जो भी आपको देना है। ठीक है, रिटर्न करना है तो कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है। ठीक है, एंड देन विदाउट पैरामीटर है तो आपको पता ही है, विदाउट पैरामीटर मतलब एम्प्टी, उसमें एक भी पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि आप डेफिनेशन में लिखोगे, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, वहां पे प्रिंट ना करते हुए आप वहां से वैल्यू रिटर्न करोगे। ठीक है, वहां से वैल्यू रिटर्न करोगे। तो देखो उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। विथ रिटर्न विदाउट पैरामीटर, विथ रिटर्न विदाउट पैरामीटर, विथ रिटर्न विदाउट पैरामीटर। अभी आपको ये तो पता है कि विदाउट पैरामीटर मतलब पैरेंथेसिस एम्प्टी हो जाएंगे। ठीक है, अभी विथ रिटर्न है मतलब रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न करना होगा। ठीक है, अगर सपोज मैं एडिशन कर रही हूँ, ठीक है, तो विथ रिटर्न है तो रिजल्ट इंटीजर में है तो इंटीजर दूंगी, एंड देन ऐड फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूंगी, और विदाउट पैरामीटर है तो कुछ भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे मैंने कुछ भी वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसमें वैल्यू नहीं दे रहे तो हम खुद से नहीं ले सकते, ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे विद पैरामीटर, विद विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटीजर रिटर्न करूंगी, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करूंगी, और यहाँ पे मुझे वैल्यूज पास करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये विदाउट पैरामीटर। ठीक है, और जैसे कि मैं यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट नहीं करूंगी, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट नहीं करूंगी, यहाँ से भी हटा दूंगी क्योंकि विदाउट पैरामीटर है, और यहाँ पे भी रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, इंटीजर दे दिया, देन इंटीजर रिजल्ट ले लिया, जैसे कि मुझे एडिशन करनी है तो इस ए और बी वेरिएबल के लिए हमें वैल्यू देनी पड़ेगी, इंटीजर ए इक्वल टू 20 कॉमा बी इक्वल टू 40। ठीक है, तो हम विद पैरामीटर में वैल्यूज मेन फंक्शन से लेते थे, लेकिन विदाउट पैरामीटर में हम सेम फंक्शन में ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रिटर्न करेंगे रिजल्ट, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, अभी आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ से अगर मैं रिटर्न कर रही हूँ तो यहाँ पे कोई तो भी एक वेरिएबल लगेगा जिसमें मुझे रिजल्ट होल्ड करवाना होगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेती हूँ इंटीजर आर। ठीक है, इंटीजर आर, और उस आर को आर इज इक्वल टू एड फंक्शन को कॉल करूंगी, यहाँ से जैसे रिटर्न करूंगी तो वो जो वैल्यू है वो आर वैल्यू में स्टोर हो जाएगी। आफ्टर दैट मैं उस आर को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगी, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा आर। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। सबसे पहले क्या किया है, विदाउट
रिटर्न सॉरी विथ रिटर्न है, विदाउट पैरामीटर है। पैरामीटर नहीं है तो मेन फंक्शन से भी पैरामीटर नहीं देने हैं और यहाँ से भी पैरामीटर नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे इंटीजर ऐड है, देन यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल करना है जिसमें हमें कोई भी पैरामीटर नहीं देने हैं। तो सेम थिंग, मैंने कोई पैरामीटर लिए भी नहीं यहाँ पे, और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसके लिए वैल्यू मैंने यहाँ पे कंपाइल टाइम ले लिया। आप रन टाइम पे भी ले सकते हो, रन टाइम लेने के लिए आप स्कैनफ फंक्शन यूज करो। आफ्टर दैट उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया है। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, रिटर्न रिजल्ट, जो भी रिजल्ट मिल रहा है उस रिजल्ट को मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे रिटर्न कर रही हूँ तो कहीं तो भी कैच होना चाहिए, तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल लिया। जैसे ही वैल्यू रिटर्न करेगी तो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, मतलब उसको असाइन हो जाएगी। जैसे कि आर वेरिएबल में वैल्यू हो गई, मिल गई हमें, तो उसको प्रिंट भी तो करना पड़ेगा। सो एडिशन इज आर। तो लाइकवाइज आप यहाँ पे आर को भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, फंडा सिर्फ इतना था कि विथ रिटर्न है, तो रिटर्न के वक्त हमें उस पूरे रिजल्ट को रिटर्न करना पड़ेगा मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन में उसको प्रिंट करना पड़ेगा। और प्रिंट करने के लिए आप डायरेक्टली वेरिएबल भी ले सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऐड फंक्शन को भी वही पे कॉल भी कर सकते हो, और वही पे उसको ये भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ ऐड फंक्शन को। ठीक है, अभी तो आर वाला आपको समझ में आ गया था कि मैं एक वेरिएबल लेके उसको भी प्रिंट कर सकती हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ही प्रिंट कर सकती हूँ। मतलब जैसे ही वैल्यू रिजल्ट मतलब रिजल्ट रिटर्न होगा तो वो डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन के मदद से डायरेक्टली वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। सपोज आपको लाइक एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल, तो इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, कौन सी है, 3.14। ठीक है, तो उसके लिए हमें कोई पैरामीटर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर के लिए पैरामीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप है। अगर मैं विथ रिटर्न विदाउट पैरामीटर कर रही हूँ, विथ रिटर्न कर रही हूँ, तो देखो इसका अगर फॉर्मूला मैं पुट करूँ 3.14 इंटू आर अगर करूँ, तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट जो है वो फ्लोट में आएगा, और जो रिजल्ट रहेगा उसी का रिटर्न टाइप जो है विथ रिटर्न में आ जाएगा। सो फ्लोट एरिया निकालना है तो मैं एरिया नाम दे देती हूँ, कोई भी आप दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे विदाउट रिटर्न का विदाउट पैरामीटर का एग्जांपल ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं दूंगी। और जैसे ही मैं मेन फंक्शन में कॉल करूंगी, ठीक है, सो सपोज मान लो कि ये हो गया डिक्लेरेशन, एंड देन void मेन फंक्शन में मैं यहाँ पे आ गई हूँ। आफ्टर दैट इस एरिया फंक्शन को कॉल करूंगी। ठीक है, सो जैसे ही मैं कॉल करूंगी, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कोड पूरा नहीं होता। ठीक है, तो मैं अगेन उसके डेफिनेशन लिखती हूँ, फ्लोट एरिया। ठीक है, और एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है, तो उसके लिए रेडियस लगेगा। सो मैं यहाँ पे कंपाइल टाइम वैल्यू दे देती हूँ, इंटीजर रेडियस इज इक्वल टू 5। ठीक है, देन फ्लोट वेरिएबल लेती हूँ जिसमें मैं रिजल्ट होल्ड करूंगी। ठीक है, सो फ्लोट आर, सो आर इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। ठीक है, सो रेडियस इंटू रेडियस मैं यहाँ पे करूंगी, तो इसका जो रिजल्ट है वो आर में आ जाएगा, तो मैं यहाँ से रिटर्न आर कर लूंगी। ठीक है, जैसे ही मैं रिटर्न आर करती हूँ तो यहाँ पे एक तो वेरिएबल ले लो, फ्लोट टाइप का ही रहेगा क्योंकि रिजल्ट फ्लोट में है, तो ए ले लेती हूँ, ए इक्वल टू एरिया, और जैसे कि मुझे उसको प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ परसेंट एफ, एंड देन एरिया फंक्शन को मैं यहाँ पे सॉरी ए फंक्शन ए वेरिएबल को ही मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, विथ रिटर्न विथ पैरामीटर। यहाँ पे देखो क्या है कि पैरामीटर भी देने हैं, मेन फंक्शन से पैरामीटर भी देने हैं, और मेन फंक्शन में रिजल्ट भी प्रिंट कराना है।
ठीक है, विथ विथ रिटर्न विथ पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर भी देना पड़ेगा और रिटर्न भी देना पड़ेगा। ठीक है, सपोज मैं लाइक मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका जो फॉर्मूला है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगी। ठीक है, जो भी है, तो दो वेरिएबल यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखो विथ रिटर्न है, तो इसका जो अगर मैं इंटीजर वैल्यू ले रही हूँ तो उसका रिटर्न टाइप भी इंटीजर हो सकता है। सो इंटीजर, और सपोज मैं इसका नाम दे देती हूँ रेक्ट, और उसमें विथ पैरामीटर है तो दो वेरिएबल लगेंगे जैसे कि एल एंड ब्रेड। सो इंटीजर एल कॉमा इंटीजर ब्रेड। ठीक है, तो ये हो गया डिक्लेरेशन। आफ्टर दैट मेन फंक्शन। ठीक है, सो वॉइड मेन फंक्शन में आ जाऊंगी मैं। मेन फंक्शन में देख, यहाँ पे मुझे लेंथ एंड ब्रेड दोनों यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इंटीजर एल की वैल्यू 10 दे देती हूँ, ब्रेड की वैल्यू 20 दे देती हूँ। सेम थिंग मुझे रिजल्ट भी लेना पड़ेगा क्योंकि मैं रिटर्न करूंगी यहाँ पे। सो आर इक्वल टू उस रेक्ट फंक्शन को मैं कॉल करूंगी जिसमें मैं एल कॉमा बी पास कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे मुझे रिटर्न मिलेगा तो मुझे इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा। सो इंटीजर है तो परसेंट डी। ठीक है, एंड देन आर, एंड देन उसको क्लोज कर दो। आफ्टर दैट उसका अगर डेफिनेशन लिखना है तो इंटीजर रेक्ट। ठीक है, इंटीजर रेक्ट फंक्शन में इंटीजर एल कॉमा इंटीजर इंटीजर ब्रेड। ठीक है, आफ्टर दैट इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं इंटीजर आर रिजल्ट आर ए एस ले लेती हूँ। सो आर ई एस इक्वल टू एल इंटू ब्रेड। तो लाइक वाइज इसका भी आप कोड कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो इसका मैं कोड करके दिखाती हूँ, बहुत ही इजी है। ठीक है, सो रेक्टेंगल निकालना है। सो इंटीजर रेक्ट फंक्शन जिसमें मुझे पैरामीटर देने पड़ेंगे तो इंटीजर एल कॉमा इंटीजर ब्रेड देना पड़ेगा। ठीक है, देन सेमीकोलन वॉइड मेन फंक्शन में मुझे उस फंक्शन को लेंथ एंड ब्रेड पे पास करनी पड़ेगी। सो इंटीजर एल इक्वल टू 10 कॉमा ब्रेड इक्वल टू 30 एंड देन रिजल्ट। ठीक है, आफ्टर दैट मैं उस फंक्शन को कॉल करती हूँ, तो कॉल जैसे करूंगी तो रिटर्न भी तो कर रही हूँ। सो रेक्ट एंड देन मैं उसमें एल कॉमा बी कर देती हूँ। ठीक है, वैसे ही मुझे उस आर को प्रिंट भी करना पड़ेगा। सो प्रिंट एफ परसेंट डी देन आर। ठीक है, देन मैं उसको उसका डेफिनेशन लिखती हूँ। सो अगेन इंटीजर रेक्ट इंटीजर एल कॉमा इंटीजर ब्रेड। ठीक है, देन उसका बॉडी रहे मिलेगा तो सपोज यहाँ पे देना पड़ेगा। सपोज मैं रिजल्ट के लिए आर ई एस दे देती हूँ, देन आर ई एस इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न करती हूँ आर ई एस। ठीक है, ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो तो हमें यहाँ पे रिजल्ट जो है वो मिल गया है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लाइक वाइज फोर्थ पार्ट भी मैंने कवर कर दिया है गाइस। ठीक है, तो देखो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक है। अगर रिटर्न बोला है तो गिव्स आउटपुट, वहां पे आउटपुट देना पड़ेगा। पैरामीटर बोला है तो टेक इनपुट। ठीक है, देन विथ पैरामीटर है तो फंक्शन टेक इनपुट फ्रॉम द मेन फंक्शन, वैल्यूज आर पास ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। ठीक है, विथ रिटर्न है तो फंक्शन सेंड्स रिजल्ट बैक टू द मेन फंक्शन, यूजेस द रिटर्न कीवर्ड। क्लियर है यहाँ तक? इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो एडिशन तो हमने ऑलरेडी की है, स्क्वायर आपको फाइंड करना है, देन चेक करना है वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, देन फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है गाइस। ठीक है, और भी इसके ऊपर हम प्रैक्टिस मतलब और भी एक दो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो
फंक्शंस के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है गाइस। विदाउट प्रैक्टिस आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ही नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे हम अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से तो पूरा फंडामेंटल पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं समझेगा। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे फोर टाइप्स के फंक्शंस है। ठीक है, फोर टाइप्स के फंक्शंस कौन से, तो फर्स्ट वन आता है विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी प्रॉपरली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था, मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको एग्जीक्यूशन भी करके दिखाया था। ठीक है, देन सेकेंड वन इज विदाउट रिटर्न विदाउट विथ पैरामीटर। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि इसको याद कैसे रखे, तो इसमें सिर्फ दो ही कीवर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, रिटर्न एंड पैरामीटर। सिर्फ उसके साथ विथ विदाउट यहाँ पे खेल रहे हैं। ठीक है, देन विथ रिटर्न विदाउट पैरामीटर विदाउट पैरामीटर। ठीक है, आफ्टर दैट फोर्थ वन इज विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर, sorry, with return with parameter. Fourth one is with return with parameter. ठीक है, सो हम वन बाय वन इसका एग्जाम्पल देखते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो देखो सपोज मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, मैं क्वेश्चन भी बताती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन होगा। कैसा टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट प्रिंट whether whether the number whether the number is even or odd। ठीक है, हैंड राइटिंग स्पेलिंग मिस्टेक कंसिडर कर लो गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इवन एंड ऑड मुझे निकालना है यूजिंग फंक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे यूजिंग फंक्शन बोला है लेकिन कुछ भी नहीं बोला है कि उसमें पैरामीटर लेने हैं या कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। ठीक है, तो इसको मैं विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर का मतलब ये एग्जांपल लेती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आएंगे गाइस, हेडर फाइल। सो हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, आफ्टर दैट आई गिव मेन मेथड। सो मैं यहाँ पे लेती हूँ void main। ठीक है, इंटीजर मेन भी ले सकते हो, void main भी ले सकते हो। अगर इंटीजर मेन लिया तो रिटर्न करना हो। ठीक है, तो देखो मैं इवन ऑड के लिए फंक्शन लूंगी, तो यहाँ पे विदाउट रिटर्न है तो void लूंगी क्योंकि मुझे रिटर्न नहीं करना है। और मुझे क्या करना है, इवन ऑड के लिए फंक्शन लिखना है। सो मैं उसको नाम दे देती हूँ इवन ऑड, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, सो विदाउट रिटर्न है इसीलिए वॉइड लगाया है, और विदाउट पैरामीटर है इसीलिए पैरेंथेसिस एम्प्टी है। ठीक है, सेम थिंग मुझे इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा इवन ऑड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे विदाउट पैरामीटर दिया है, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं। अगर वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं तो मेन फंक्शन में कोई वेरिएबल भी लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे डेफिनेशन। सो वॉइड इवन ऑड फंक्शन के लिए हम लिखेंगे डेफिनेशन, जैसे कि वो विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर है। तो देखो मुझे नंबर चाहिए, तो मैं एज अ पैरामीटर तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे वैल्यू लेनी पड़ेगी। कहाँ पे, जहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे रन टाइम वैल्यू लेती हूँ, सो इंटीजर नम। ठीक है, एंड देन printf enter a number to check whether the number is positive or negative। ठीक है, सो स्कैनफ फंक्शन और कौन से टाइप का है, तो इंटीजर है तो %d। कौन से एड्रेस पे चाहिए, तो एड्रेस ऑफ कौन सा वेरिएबल है, नम वेरिएबल।
उस वेरिएबल पे मैं स्टोर कर दूंगी। अभी मुझे क्या करना है, इवन ऑड निकालना है। अभी इवन ऑड निकालने के लिए गाइस, ठीक है, तो देखो सपोज जैसे कि 2, 4, 8, 9 ये सारे इवन नंबर है, ठीक है। 3 सॉरी 9 नहीं है, 3, 5 देन 7, 9 ये सारे ऑड नंबर है, ठीक है। तो देखो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे कि देखो अगर कोई भी नंबर हो, इनमें से कोई भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। इफ n इज डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर उसका 0 आएगा। अगर 0 है तो वो इवन नंबर है, और अगर 1 आ रहा है तो वो ऑड नंबर है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला रहेगा 1 डिवाइडेड, अभी जो सारा खेल है वो रिमाइंडर के साथ है, और रिमाइंडर के साथ जैसे है तभी हम यहाँ पे मॉड्यूलस ले रहे हैं। तो मॉड्यूलस क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। सो n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 है क्या, मतलब रिमाइंडर 0 है क्या। अगर है तो क्या रिटर्न करेगा, इवन नंबर रिटर्न करेगा, और नहीं है एल्स में क्या रिटर्न करेगा, वो ऑड नंबर, ठीक है। तो इसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कंडीशन देती हूँ, इफ इफ num is divided by 2 इक्वल टू, जैसे कि मैं 2 से डिवाइड करूंगी और रिमाइंडर अगर 0 है तो वो होगा इवन नंबर। सो प्रिंट एफ नंबर इज इवन, ठीक है। तो नंबर इज इवन, अगर आपको ये भी बताना है कि कौन सा नंबर है तो ये आप यहाँ पे नम लिख सकते हो और यहाँ पे परसेंट डी लिख सकते हो। नंबर लाइक 5 है तो यहाँ पे परसेंट डी 5 नंबर इज इवन, ऐसे यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। और अगर नहीं है तो एल्स में लिखना पड़ेगा, एल्स में नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड, जहां पे इवन बोला था मैंने वहां पे ऑड। क्लियर है। तो देखो ये विदाउट रिटर्न है इसीलिए वॉइड, और विदाउट पैरामीटर है इसीलिए एम्प्टी। तो यहाँ से रिटर्न कुछ नहीं करना है, इसीलिए मैंने प्रिंट यहीं पे किया है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे पैरामीटर नहीं दिया है, यहाँ पे भी पैरामीटर नहीं दिया है, तो मुझे नंबर तो लगेगा, तो नंबर मैं डेफिनेशन में लूंगी गाइस, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। आफ्टर दैट इस मेन फंक्शन में जो होगा वो फंक्शन कॉलिंग होगा, ठीक है। आफ्टर दैट ये जो है मेन फंक्शन के बाहर, इसको हम बोलेंगे फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन, ये जो है वो मेन मेथड के बाहर है, ठीक है। देन मैं इसको रन करती हूँ, नंबर पूछेगा, मैं 6 एंटर करती हूँ, सो 6 नंबर इज इवन, ठीक है। तो देखो दूसरी चीज ये है कि अगर आपको इससे भी शॉर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, डिक्लेरेशन स्किप कर सकते हो। लेकिन कब स्किप कर सकते हो, अगर आपने ये पूरी डेफिनेशन, अगर आपने ये पूरी डेफिनेशन मेन फंक्शन के पहले ही लिख दी, मेन फंक्शन के पहले ही लिख दी, तो यहाँ पे कंपाइलर को पता चलेगा कि एक इवन ऑड नंबर का फंक्शन है जिसका एक पर्टिकुलर टास्क वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन का डिक्लेरेशन भी हो जाएगा, डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन साथ में हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक वेरिएबल को वैल्यू देते हैं, इंटीजर a इक्वल टू 20, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन प्लस डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों हो रहा है। तो वैसे ही फंक्शन का भी हम डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन साथ में दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है अगर आपको डिक्लेरेशन और डेफिनेशन साथ में देना है तो वो हमेशा मेन फंक्शन के पहले ही आएगी। क्लियर है यहाँ तक। मैं इसको फिर से रन करती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डर नंबर 5 एंटर करती हूँ, 5 नंबर इज ऑड। तो लाइक वाइज हम इसको विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर में मैंने यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है वो है विदाउट रिटर्न विद पैरामीटर। सो सेम फंक्शन को मैं यही प्रोग्राम रहने दूंगी, सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजेस करूंगी। अभी विदाउट रिटर्न है तो वॉइड ही आएगा, यहाँ पे भी वॉइड ही आएगा। लेकिन सेकेंड टाइप जो है, सेकेंड टाइप विदाउट रिटर्न विद पैरामीटर, विदाउट रिटर्न विथ पैरामीटर, मतलब
यहाँ पे मुझे पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे, जो कि मैंने पहले एग्जाम्पल में नहीं किया था। तो पैरामीटर कौन से देने पड़ेंगे? तो ये जो पूरा नंबर वाला सीन है वो सारा आ जाएगा मेन फंक्शन में। क्यों? क्योंकि मुझे पैरामीटर देना है नंबर। तो यहाँ से मैं नंबर को एज अ पैरामीटर दे दूंगी और सेम थिंग मुझे इंटीजर नंबर यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा और आफ्टर दैट यहाँ पे मैं डायरेक्टली उस वेरिएबल को यूज कर सकती हूँ। तो देखो ये है विदाउट रिटर्न है इसीलिए मैंने वॉइड लिखा है, एंड विथ पैरामीटर है तो मुझे तो नंबर पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सिंगल ही नंबर लगेगा, तो इसीलिए मैंने एक पैरामीटर लिया है दैट इज नंबर। और जैसे कि मैंने नंबर लिया है तो वो नंबर मैं यहाँ पे इनपुट ले रही हूँ और यहाँ पे उसको एज अ पैरामीटर दे रही हूँ। तो देखो मैं इसको फिर से रन करती हूँ। देखो अभी ये जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो मेन मेथड में हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से 6 एंटर करती हूँ, 6 नंबर इज इन। तो आउटपुट सेम ही आएगा, ठीक है। ये चारों जो फंक्शंस मैंने बताए हैं इसका आउटपुट सेम ही आता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन से सिचुएशन में आपको कौन से फंक्शन का टाइप यूज करना है। अगर आपको रिटर्न करना है तो रिटर्न लिखो, पैरामीटर देना है तो पैरामीटर दे दो, ठीक है। देखो अभी सिचुएशन कैसे डिफाइन करें। अगर सपोज मैं कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रही हूँ दैट इज होटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। होटल मैनेजमेंट में अगर मैं एक बिल नाम का फंक्शन दे रही हूँ, ठीक है, तो बिल मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कौन से सपोज मान लो कि मैंने रूम ले ली थी 2 दिन के लिए, आफ्टर दैट मैंने मील भी लिया था, ठीक है। सपोज मैं मेरा जो बिल था मील का वो 5,000 आया था, ठीक है, और रूम का जो बिल है वो लाइक 7,000 आया है, ठीक है। तो इसका जो बिल मुझे चाहिए तो इस सब का एडिशन होगा। तो एडिशन में रूम में मैं बिल का एडिशन नहीं करूंगी, तो इन सब के एक वैल्यूज लूंगी उस पर्टिकुलर फंक्शन में से और इन दोनों का मैं एडिशन करूंगी बिल में, ठीक है। सपोज मान लो कि एक रूम नाम का फंक्शन है और इसमें पूरा ब्लॉक ऑफ कोड है। पूरा ब्लॉक ऑफ कोड में जो भी आपको देना है आप दे सकते हो और रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न रूम की प्राइस। तो मैं यहाँ पे आर प्राइस कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं रूम प्राइस रिटर्न करूंगी। सेम थिंग मील का भी अगर एक फंक्शन है, ठीक है, तो मील में भी आप बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हो, स्टार्टर है, डेजर्ट है, जो भी है आपके पास आप वहां पे दे सकते हो, वेज नॉन वेज जो भी है। तो यहाँ पे पूरा ब्लॉक ऑफ कोड आएगा और एट द एंड में आपका जो भी मील का बिल मतलब बनता है वो आप यहाँ पे रिटर्न करोगे, रिटर्न मील बिल, ठीक है। एमबी कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पे हर एक फंक्शन में से एक वैल्यू रिटर्न होगी, यहाँ से भी वैल्यू रिटर्न होगी, यहाँ से भी वैल्यू रिटर्न होगी। अगर सपोज मान लो कि अगर आप कोई हॉल बुक करते हो तो सेम थिंग हॉल का भी एक फंक्शन होगा, जितने दिन के लिए आपने ऑक्यूपाई किया है, एसी किया है, नॉन एसी किया है, कितने पीपल के लिए किया है, वो सारा ब्लॉक ऑफ कोड में आ जाएगा और एट द एंड आपको हॉल का भी बिल रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको बोलती हूँ एचपी, ठीक है। तो हर एक फंक्शन में से एक एक वैल्यू जो है वो रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो देखो अगर सपोज मुझे इसका बिल निकालना है तो बिल निकालने के लिए किस किस चीज का बिल है तो इसका तो मुझे एडिशन करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे पैरामीटर देना पड़ेगा। तो जैसे कि आर प्राइस है, आर प्राइस कॉमा एमबी कॉमा एचबी, ठीक है, उसके डेटा टाइप के साथ। और आफ्टर दैट आप उसका क्या करोगे, टोटल बिल निकालोगे। टोटल बिल इक्वल टू आर प्राइस, आर प्राइस प्लस एमबी प्लस एचपी। और आफ्टर दैट आप यहाँ पे कस्टमर को प्रिंट एफ करोगे, प्रिंट एफ योर टोटल बिल इज दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर द विजिट एंड विजिट अगेन वगैरह जो भी आपको देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ रहे हो कि डिपेंड करता है कि कौन से सिनेरियो पे आपको पैरामीटर देने हैं, कौन से सिनेरियो पे आपको रिटर्न करना है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे रूम की प्राइस रिटर्न कर रही हूँ तो यहाँ पे विथ रिटर्न आएगा। विथ रिटर्न मतलब ये कौन सा फंक्शन हो सकता है, विथ रिटर्न विदाउट टाइप, ये भी विथ रिटर्न विदाउट टाइप, ये भी विथ रिटर्न विदाउट टाइप। और यहाँ पे मैं पैरामीटर भी दे रही हूँ और यहाँ पे वैल्यू भी रिटर्न कर रही हूँ। तो ये विथ रिटर्न विथ विथ पैरामीटर का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे डिपेंड करता है कि हम कौन सा डेवलपमेंट किस तरह का कर रहे हैं और वहीं पे हम उस पर्टिकुलर टाइप का यूज करेंगे,
क्लियर है गाइज? यहाँ तक किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? ओके, आई थिंक किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर है भी तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है? तो ये दो फंक्शन जो है आपको क्लियर हो गए होंगे, जिसमें मैंने आपको इवन एंड ऑड का एग्जाम्पल बता के उसको यहाँ पे एलैबोरेट किया है, ठीक है? अभी ये दो फंक्शन जो है, अभी इसको मैं लाइक पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर में यहाँ पे फाइंड आउट करूंगी। तो सबसे पहले देखते हैं थर्ड टाइप, विथ रिटर्न विदाउट पैरामीटर, ठीक है? विथ रिटर्न विदाउट पैरामीटर, जैसे कि विथ रिटर्न है, ठीक है? विथ रिटर्न विदाउट पैरामीटर, ठीक है? तो देखो समझ लो, सबसे पहले आता है विथ रिटर्न आया है तो यहां से मुझे रिटर्न करना होगा। क्वेश्चन क्या है? तो मुझे निकालनी है निगेटिव और पॉजिटिव नंबर, ठीक है? तो देखो विथ रिटर्न है तो मुझे यहाँ पे नंबर रिटर्न करना होगा। अभी जो नंबर है वो इंटीजर भी हो सकता है, वो फ्लोट भी हो सकता है, ठीक है? और फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नम फंक्शन हो सकता है, ठीक है? आपको जो भी देना है, नेग, पॉज, आप ऐसे कुछ भी दे सकते हो, ठीक है? तो विथ रिटर्न है, अगर इंटीजर का नंबर ले रहे हो तो इंटीजर, अगर फ्लोट का ले रहे हो तो फ्लोट, ठीक है? तो देखो विदाउट पैरामीटर मतलब आपको यहाँ पे नंबर पास करने की जरूरत नहीं। तो नंबर पास करने की जरूरत नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम विदाउट नंबर कोई नंबर कैसे चेक करेंगे? तो वो जो नंबर हम चेक करेंगे वो इस पर्टिकुलर फंक्शन के डेफिनेशन में चेक करेंगे, ठीक है? तो हम देखते हैं एग्जाम्पल। सो सबसे पहले आएगा हैश इंक्लूड stdio डॉट h, ठीक है? आफ्टर दैट void main, और इसमें मुझे अभी इससे पहले मैं क्या करती हूँ, एक फंक्शन ले लेती हूँ। मैं सपोज मान लेती हूँ इंटीजर ही नंबर दूंगी मैं, तो मैं वहां पे इंट वेरिएबल ही लेती हूँ और फंक्शन का नाम देती हूँ नेग नेग पॉज मतलब निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है? तो इस फंक्शन को दे दिया है मैंने इंटीजर, मतलब विथ रिटर्न है, विदाउट पैरामीटर है। तो सेम थिंग अभी मैं डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन साथ में ही देती हूँ, ठीक है? जैसे कि विदाउट पैरामीटर है, तो विदाउट पैरामीटर है तो नंबर तो लगेगा ही ना मुझे, तो मैं यहाँ पे नंबर ले लेती हूँ। सो इंटीजर नंबर एन वेरिएबल लेती हूँ, देन अगेन प्रिंटफ एंटर अ नंबर, एक नंबर मुझे एंटर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट सेमीकोलन, देन स्कैन एफ, और यहाँ पे मुझे स्कैन करना पड़ेगा कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर है तो परसेंट डी आएगा। आफ्टर दैट कौन से वेरिएबल में स्टोर करना है, तो एड्रेस ऑफ एन में आएगा, ठीक है? देन सेमीकोलन। अभी मुझे चेक करना है निगेटिव और पॉजिटिव। तो सबको पता है जो भी नंबर 0 से ग्रेटर है वो पॉजिटिव नंबर होता है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन डालती हूँ, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से ग्रेटर है तो वो कौन सा नंबर होगा? प्रिंटफ नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है? और अगर अगर वो स्मॉलर देन 0 है तो एल्स में क्या आ जाएगा? नेगेटिव नंबर, नंबर इज नेगेटिव। है ना? बहुत आसान है ना? सिर्फ आपको समझ, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकती है लेकिन बाद में बहुत इजी है ये, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे चेक कर दिया है। अभी देखो अरे हाँ, यहाँ पे तो मुझे रिटर्न करना है नंबर, तो मैं यहाँ पे वैल्यू, मतलब मैंने यहाँ पे प्रिंट तो कर दिए नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है? तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर सकती हूँ रिटर्न नंबर, जो भी नंबर है वो, ठीक है? तो यहाँ से भी मैं, अगर ग्रेटर देन 0 है तो नंबर रिटर्न करूंगी, यहाँ से भी मैं नंबर रिटर्न करूंगी, ठीक है? और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करूंगी, ठीक है? लेकिन उसका इतना अच्छा मतलब एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड आउटपुट तो नहीं आएगा, ठीक है? मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं और एक एग्जाम्पल ले लूंगी। तो देखो यहाँ पे मैं ले रही हूँ विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर, ठीक है? सो वॉइड नेगेटिव पॉजिटिव,
ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। एंड देन मैं इसको कॉल कर लेती हूँ, उसके बाद पॉजिटिव यहाँ पे देना पड़ेगा हमें सेमी, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ 4, तो ये पॉजिटिव नंबर है, और अगर मैं यहाँ पे माइनस में डाल देती हूँ तो ये नेगेटिव नंबर, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ से इंटीजर क्यों हटाया है गाइस, क्यों ये विथ रिटर्न विदाउट पैरामीटर नहीं हो सकता। देखो, अगर मैं वैल्यू तो रिटर्न कर सकती हूँ, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न एन कर सकती हूँ। अगर ग्रेटर देन 0 है तो भी मैं एन रिटर्न करूंगी, और नहीं है तो भी मैं एन रिटर्न करूंगी, और एट द एंड मैं सिर्फ एन को ही प्रिंट करूंगी क्या, नहीं, तो वो तो आउटपुट सेम ही होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हो कि लाइक सपोज अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो आप ऐसे भी कर सकते हो रिटर्न 1, नहीं है तो रिटर्न 0, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है ये विदाउट रिटर्न विदाउट पैरामीटर का था, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेती हूँ, लाइक मैं एडिशन का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एन वेरिएबल इंटीजर ए इक्वल टू 10 कॉमा बी इक्वल टू 20 वेरिएबल लेती हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ से एडिशन रिटर्न करूंगी, सो एन में मैं एडिशन स्टोर करूंगी, एन इक्वल टू ए प्लस बी, जैसे कि मैं एग्जांपल देख रही हूँ विथ रिटर्न विदाउट पैरामीटर। विथ रिटर्न है तो रिजल्ट जो है वो मेरा इंटीजर में ही आएगा, क्योंकि मेरे दोनों वैल्यूज इंटीजर में है। तो यहाँ पे एन वेरिएबल में दोनों की मैंने एडिशन कर दी है। आफ्टर दैट मैं यहाँ से रिटर्न करूंगी एन वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से रिटर्न कर रही हूँ सेम थिंग, वैसे मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्टली इसको फंक्शन में ही कॉल कर सकते हो, लाइक एडिशन इज परसेंट डी, ठीक है, परसेंट डी, एंड देन फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। फंक्शन नेम तो कोई भी हो सकता है। देन मैं इसको रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो एडिशन इज 30, मतलब एडिशन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रॉपरली कैलकुलेशन रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे विथ रिटर्न विदाउट पैरामीटर का मैंने एग्जांपल बताया है। तो यहाँ पे विदाउट पैरामीटर है तो वैल्यू यही से लेंगे, और विदाउट पैरामीटर है तो वैल्यू यही से लेंगे, और विथ रिटर्न है तो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट है गाइस, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ओके। ओके, सो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं विथ रिटर्न विथ पैरामीटर का। तो हम उसका एग्जांपल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। सो फोर्थ टाइप इज with return with पैरामीटर, ठीक है। एंड मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमने किया है ना ऑलरेडी, ट्रायंगल का लेते हैं, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड टेक एंड टेक पैरामीटर, लाइक हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेक वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन, टेक वैल्यूज फ्रॉम मेन फंक्शन, मतलब मेन फंक्शन से वैल्यूज लेने हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे पैरामीटर देने होंगे, ठीक है। एंड रिटर्न द वैल्यू एंड रिटर्न रिटर्न द रिजल्ट इनटू मेन फंक्शन, ठीक है। तो मेन फंक्शन में रिजल्ट भी मुझे रिटर्न करना है, ठीक है। तो विथ रिटर्न विदाउट पैरामीटर। तो जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है गाइस, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ है, तो हाफ को हम डायरेक्टली 1/2 नहीं लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे, 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो बेस इंटू हाइट,
लाइकवाइज हम यहाँ पे दे सकते हैं। अभी देखो इसका ही हम क्या करेंगे, विथ रिटर्न विथ पैरामीटर के एक मतलब एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपरली एक अलग से फंक्शन लेती हूँ। क्या फंक्शन का नाम देंगे हम, ट्रायंगल ही दे देती हूँ मैं। विथ रिटर्न है तो देखो जैसे कि 0.5 है तो वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा जो रिजल्ट है वो फ्लोट में आएगा। तो मैं यहाँ पे विथ रिटर्न है तो फ्लोट रिटर्न टाइप दे देती हूँ, एंड देन मैं फंक्शन का नाम ट्रायंगल दे देती हूँ। और उसमें मुझे पास करना है बेस एंड हाइट। सो इंटीजर बी कॉमा इंटीजर हाइट। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन दोनों दे देती हूँ साथ में ही। ठीक है, तो देखो अभी जैसे कि मैं बेस एंड हाइट दोनों मेन फंक्शन से ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे मेन फंक्शन दे देती हूँ void मेन। ठीक है, मेन फंक्शन में बेस एंड हाइट लेनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ इंटीजर h कॉमा b। ठीक है, एंड देन printf एंटर हाइट एंड बेस। ठीक है, और जैसे मुझे मिलता है तो वैसे हम यहाँ पे स्कैन कर लेंगे। सो परसेंट डी, परसेंट डी, एंड देन एड्रेस ऑफ एच कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, आफ्टर दैट जैसे मुझे वैल्यू मिल गए, मुझे ट्रायंगल को कॉल करना पड़ेगा। तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने ऊपर कॉल की मतलब सेम स्पेलिंग है, वही सेम स्पेलिंग यही पे भी होगी। ठीक है, और इसमें मैं वैल्यू पास कर देती हूँ बी कॉमा एच, बी कॉमा एच। जैसे कि जिस सीक्वेंस में मैं आपने यहाँ पे डिफाइन किया है वैसे ही सीक्वेंस में यहाँ पे आपको रिटर्न करना है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पास करना है। जैसे कि अभी देखो पैरामीटर तो मैंने दे दिया, जैसे कि मुझे मेन फंक्शन में वैल्यू रिटर्न भी करनी है, तो मैं यहाँ आरईएस वेरिएबल लेती हूँ जिसमें मैं वैल्यूज एक्सेप्ट करूंगी। तो रिजल्ट में मेरी मेरी जो कैलकुलेशन है वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी, एंड देन मैं उसको यहाँ पे प्रिंट करूंगी। प्रिंट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज परसेंट एफ, एंड देन हाँ, रिजल्ट जो है वो फ्लोट में आएगा क्योंकि 0.5 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे फ्लोट आर ई एस देना पड़ेगा, एंड देन मैं यहाँ पे आर ई एस कर देती हूँ। ठीक है, एंड देन जैसे कि मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल दे दिए हैं, इनपुट ले लिया है, फंक्शन को कॉल किया है, रिजल्ट मैं आरईएस में स्टोर कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं रिजल्ट को प्रिंट कर रही हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो मैं यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल लेती हूँ फ्लोट टाइप का, जिसमें मैं आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक आपको कोई थर्ड वेरिएबल ना मतलब रिजल्ट को स्टोर करने के लिए थर्ड वेरिएबल देना ही है, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली रिटर्न 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर आप कोई वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो तो आप वैसे भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, देन मैं इसको रन कर देती हूँ। तो यस, आर ई एस इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, कहाँ पे इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, ट्रायंगल टी आर ए टी, हाँ स्पेलिंग, स्पेलिंग देखो स्पेलिंग जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया है कि स्पेलिंग गलत हो तो यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, देखो अभी हमारा स्पेलिंग भी करेक्ट है, सारी चीजें करेक्ट है। तो एंटर हाइट एंड बेस, तो हाइट में एंटर करूंगी 5, एंड देन बेस 7 एंटर करूंगी। जैसे ही मैंने एंटर कर दिया, फंक्शन ने कॉल किया होगा, फंक्शन ने कॉल करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ होगा, आफ्टर दैट ये पूरा प्रिंट हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे देखना भी है तो आप ऐसे कर सकते हो, printf आई एम इन फंक्शन। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे फंक्शन में आ चुके हो। ठीक है, एंड देन printf
आफ्टर कैलकुलेशन आई एम इन मेन फंक्शन। ठीक है, तो ये आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो, सबसे पहले हाइट हाइट पूछेगा, मतलब यहाँ से रन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे है, हम यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ 7। ठीक है, सो यहाँ पे 8 एंटर करती हूँ, देन 9 एंटर करती हूँ। जैसे कि देखो, आप देख सकते हो, जैसे मैंने 8 9 एंटर किया तो उसने फंक्शन को कॉल कर लिया। तो यहाँ पे वो सबसे पहले आएगा आई एम इन फंक्शन, तो आ गया है। आई एम इन फंक्शन के बाद इसने कैलकुलेशन किया है, देन फिर से यहाँ पे आ गया। देन उसने प्रिंट किया है आफ्टर कैलकुलेशन आई एम इन मेन फंक्शन, तो प्रिंट कर दिया है। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रिंट हुआ है। तो ऐसा उसका एग्जीक्यूशन का फ्लो है गाइस। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही सिंपल है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, तो मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, देन बात आती है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस की। देखो, बहुत सिंपल चीज है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसका डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू क्या होती है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होती है। तो देखो, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, जो भी हम पैरामीटर पास करते हैं, जो भी फंक्शन में पैरामीटर देते हैं, ये जो पैरामीटर है, इसी के ऊपर वो एक टॉपिक है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अभी जैसे कि हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे, तो इसको कॉल बाय वैल्यू बोलेंगे। और कॉल बाय रेफरेंस हम किसको बोलेंगे, जहां पे हम पॉइंटर के थ्रू वैल्यू पास करेंगे, उसको कॉल बाय रेफरेंस बोलेंगे। तो देखो, कॉल बाय वैल्यू क्या बोलते हैं, कॉपी ऑफ वैल्यू इज पास टू फंक्शन। मतलब जो भी वैल्यू हम पास कर रहे हैं, वो वैल्यू कॉपी होती है फंक्शन के वेरिएबल में। चेंजेस इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो देखो, एक एग्जांपल दिया है, वॉइड चेंज। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है, सॉरी, x जो मैंने यहाँ पे रिटर्न, मतलब यहाँ से दे रही हूँ मैं, सपोज इंटीजर इक्वल टू 10, और फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो ए यहाँ से पास किया है, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ x को, और x की वैल्यू मैंने फिर से दे दी है 20। तो जहाँ a की वैल्यू 10 थी और x की वैल्यू 20 दी है, तो इसका मतलब क्या होगा, a की वैल्यू 10 ही रहेगी और x की वैल्यू 20 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो देखो, आई नो आपको थोड़ा नहीं समझ में आया होगा, मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करके बताती हूँ। ठीक है, तो देखो, कॉल बाय वैल्यू का क्या होता है कि अगर मुझे लाइक सम करनी है, ठीक है, कोई सिंपल एग्जांपल लेते हैं एक वैल्यू का। ठीक है, सपोज एक फंक्शन, इंटीजर फन नाम का फंक्शन लेती हूँ मैं, ठीक है, जिसमें मैं इंटीजर एक्स वेरिएबल लेती हूँ। ठीक है, और उसमें सपोज एक्स, मैं मेन फंक्शन से बात करती हूँ। सो मेन फंक्शन में मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूंगी, ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया था कि सेम वेरिएबल ही हम मेन फंक्शन में भी सेम ही देते थे। मतलब देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो एच बी, मेन फंक्शन में भी एच बी दिया है, और जब हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, तब भी हमने एच बी दिया है। लेकिन ये दोनों चीजें अलग है, मेन फंक्शंस के वेरिएबल अलग होते हैं, और जैसे कि हम यहाँ पे एक्सेप्ट करके उसको यूज कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल्स मतलब अलग होते हैं। भले ही नाम उसका मतलब सेम है, लेकिन वो अलग अलग ट्रेट होंगे। ठीक है, तो सपोज मान लो कि मैं इस फन फंक्शन को कॉल कर रही हूँ और इंटीजर x इक्वल टू 20 दे रही हूँ। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे पास कर रही हूँ x को। तो जैसे ही मैं इस x को कॉल, मतलब जैसे ही ये x क्रिएट होगा, तो उसमें 20 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से मैं x को एक्सेप्ट कर रही हूँ, और सपोज मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, लाइक x प्लस प्लस एंड रिटर्न x। तो ऐसे दूसरा एक वेरिएबल, मतलब सेम नाम का दूसरी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, और जिसमें x प्लस प्लस होगा, दैट इज 21। ठीक है, समझ लो मेरी बात को, ये जो x है, यहाँ पे जो x डिफाइन किया है, वो मेन फंक्शन का x है, और यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन का
एक्स है। मतलब भले ही नाम सेम हो लेकिन उसका मेमोरी जो होता है ऑक्यूपेशन का वो अलग अलग होता है। ठीक है, अभी तक जैसे हमने सेम सेम दिया है, मतलब हम सेम इसलिए देते हैं कि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, लेकिन हम इसको अलग अलग भी दे सकते हैं, जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट अलग ही होते हैं। जैसे ये एक्स अलग है और ये वाला एक्स अलग है, तो अगर आपको सेम देना है सेम भी दे सकते हो, अलग देना है अलग भी दे सकते हो। सेम दो अलग दो फिर भी वो अलग अलग ही वैल्यू होंगे। ठीक है, अभी सपोज मैं यहाँ पे सेम वैल्यू ली थी तो मैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू लूंगी, दैट इज ए वेरिएबल लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फन फंक्शन लूंगी जिसमें मैं एक ए वैल्यू लूंगी और रिटर्न करूंगी ए प्लस प्लस, रिटर्न ए प्लस प्लस। और जैसे कि मेन फंक्शन से मैं एक्स वेरिएबल लेती हूँ। ठीक है, सो इंटीजर एक्स इक्वल टू 20, तो यहाँ पे भी इंटीजर आएगा, तो एक्स इक्वल टू 20 एंड देन मैं जब फंक्शन को कॉल करूंगी तो फंक्शन में एक्स पास करूंगी। ठीक है, जैसे ही मैं फंक्शन में एक्स पास करूंगी इसका मतलब कि एक्स नाम के वेरिएबल में खुद की मेमोरी ऑक्यूपाई की है जिसमें 20 वैल्यू स्टोर की है। जैसे ही यहाँ पे ए वैल्यू को 20 मिल गया तो वो खुद की अलग मेमोरी क्रिएट करेगा और उसमें 20 रखेगा। ठीक है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जैसे कि ए प्लस प्लस है तो वो मैनिपुलेट हो जाएगा, 20 से लेके वो 21 हो जाएगा जितने भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर सेम वेरिएबल है तो भी दो अलग अलग मेमोरी यहाँ पे दी है, और यहाँ पे भी दो वेरिएबल अलग अलग दिए हैं तो भी इसने अलग अलग मेमोरी ऑक्यूपाई की है। ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, जब भी हम कॉल बाय वैल्यू की बात करते हैं तो दो वेरिएबल्स, अभी तो सिंगल सिंगल वेरिएबल है तो ऐसा भी हो सकता है तीन पैरामीटर हम पास कर रहे हैं और एक्सेप्ट करने जब करते हैं तब भी तीन वेरिएबल हो सकते हैं, तो वो भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मैं फन लेती हूँ। ठीक है, फिर से एक एग्जांपल लेती हूँ, लाइक इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, कॉमा इंटीजर जेड। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न करती हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ पे देखो मेन फंक्शन लेती हूँ, मेन फंक्शन में मैं जैसे फंक्शन को कॉल करूंगी। ठीक है, तो फन में ए बी सी ऐसे मैं वैल्यूज दे सकती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे देती हूँ इंटीजर ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 30। और रिटर्न करने के लिए ऑब्वियसली मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंटफ और परसेंट यहाँ पे दे सकती हूँ। ठीक है, तो मुद्दा समझ लो कि यहाँ पे जैसे कि ए बी सी वैल्यू है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो ये अलग मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। ये ए बी सी के लिए जिसमें 10, 20, 30 है, और एक्स वाई जेड के लिए अलग अलग मेमोरी रहेगी, तो इसमें भी 10, 20 एंड 30 है। ठीक है, तो बात यह है कि मेन फंक्शन के वेरिएबल अलग होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन के वेरिएबल अलग होते हैं। अगर आप सेम वैल्यू भी पास कर रहे हो फिर भी सेम वैल्यू नेम या तो वेरिएबल नेम भी सेम है फिर भी वो अलग अलग ही कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये मुद्दा है कॉल बाय वैल्यू का। तो कॉल बाय वैल्यू क्या होती है, कॉल बाय वैल्यू जिसमें हम पैरामीटर पास करते हैं, वैल्यू पास करते हैं, कॉपी ऑफ वैल्यू इज पास टू द फंक्शन। मतलब उस वेरिएबल की कॉपी हम पास करते हैं, जैसे कि हम एबीसी पास कर रहे हैं तो एबीसी की कॉपी हम एक्स वाई जेड में दे रहे हैं। ठीक है, तो वो अलग वेरिएबल रहेंगे, तो वो क्या करता है, अलग अलग कॉपी जो है वो स्टोर करता है। चेंजेस इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट ओरिजिनल वैल्यू। मतलब जो भी चेंजेस हम इसमें करेंगे वो इस वेरिएबल पे अफेक्ट नहीं होगा। सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेती हूँ, सिंपल वाला फंक्शन लेती हूँ, इंटीजर ए इक्वल टू 10। ठीक है, और वैसे मैं यहाँ पे ट्रायंगल का नाम एज इट इज रहने देती हूँ और यहाँ पे एक ही वेरिएबल रखती हूँ, दैट इज बी। ठीक है, तो ट्रायंगल को कॉल करती हूँ, और जैसे मुझे विदाउट रिटर्न करना है तो मैं यहाँ पे विदाउट रिटर्न करती हूँ, विदाउट रिटर्न है तो वॉइड आएगा, वॉइड। ठीक है, तो देखो मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, यहाँ पे ए ए को यहाँ से पास कर रही हूँ, और जैसे कि मैं यहाँ पे बी की वैल्यू प्लस कर दूंगी, सो
बी प्लस प्लस, ठीक है, बी प्लस प्लस कर देती हूँ और यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ, प्रिंटर परसेंट बी, और यहाँ पे मैं बी की वैल्यू प्रिंट करती हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रन करती हूँ। रन करने के बाद जैसे मैंने वैल्यू जो है वो 10 पास कर दी थी और उसने 1 से इंक्रीमेंट कर दी और बी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं बिफोर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, ये बिफोर अपडेटिंग होगी। ठीक है, बिफोर अपडेट मैं यहाँ पे लिखती भी हूँ, बिफोर अपडेट। अपडेट क्या कर रहे हैं हम, प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आफ्टर अपडेट। ठीक है, बिफोर अपडेट एंड आफ्टर अपडेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बिफोर अपडेट की वैल्यू जो है वो 10 थी और आफ्टर अपडेट की वैल्यू 11। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि ए की वैल्यू बी को मिल गई है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बी प्लस प्लस किया है तो हम देखते हैं कि ए की वैल्यू भी चेंज हुई है क्या, तो परसेंट डी, एंड देन मैं ए को प्रिंट करती हूँ। ठीक है, एंड देन इसको रन करती हूँ। देन मैं इसको न्यू लाइन और यहाँ पे ऐसे भी प्रिंट करती हूँ, वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, एंड देन इसको प्रिंट करती हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिफोर अपडेट, ये बिफोर अपडेट बी की वैल्यू है। ठीक है, ये बिफोर अपडेट बी और आफ्टर अपडेट बी। ठीक है, एंड मैं इसको फिर से रन करती हूँ, तो बिफोर अपडेट बी को मिल गई है, ए की वैल्यू बी को मिल गई है, दैट इज 10, और अपडेट करने के बाद बी की वैल्यू 11 हो गई है। ठीक है, अपडेट होने के बाद बी की वैल्यू 11 हो गई है, लेकिन क्या ए की वैल्यू चेंज हुई है, नहीं, ए की वैल्यू एज इट इज है, दैट इज 10। बी की वैल्यू मैं 100 टाइम्स भी बढ़ा दूं ना, बी इक्वल टू बी प्लस 100 भी कर दूं मैं यहाँ पे तो भी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिफोर अपडेट द वैल्यू दैट इज 10 एंड आफ्टर अपडेट द वैल्यू दैट इज 110, फिर भी ए की वैल्यू एज इट इज है। तो ये अलग अलग वेरिएबल रहेंगे गाइस, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। ठीक है, तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू। तो जब भी मेन फंक्शन के वेरिएबल होते हैं वो अलग होते हैं और अ, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन के वेरिएबल होते हैं वो अलग होते हैं, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू में आई होप किसी को भी डाउट नहीं होगा, ज्यादा मतलब लोड लेने की जरूरत ही नहीं, ज्यादा दिमाग को जोर देने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर दो ब्लॉक है, ये यूजर डिफाइंड ब्लॉक है और ये खुद का मतलब मेन फंक्शन का ब्लॉक है, अगर यहाँ पे मैं फंक्शन मतलब वेरिएबल दे रही हूँ तो ये वेरिएबल अलग होंगे और ये वेरिएबल अलग होंगे। सपोज मान लो कि अगर आपका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, सपोज मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो। ठीक है, तो स्टूडेंट के लाइक स्टूडेंट आप किसके लिए हो, कॉलेज के लिए। ठीक है, कॉलेज के लिए स्टूडेंट हो और सपोज आप आप किसी की डॉटर हो सकते हो, किसी का सन हो सकते हो। ठीक है, तो वो किसके लिए, वो घर में। ठीक है, वो घर में होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चीज क्या होती है कि स्टूडेंट्स को हम नाम से याद नहीं रख सकते, तो यहाँ पे एक अलग नाम दिया जाता है, अलग आइडेंटिटी दी जाती है, दैट इज रोल नंबर। ठीक है, और जैसे कि घर में आपको आपके नाम से ही कॉल किया जाएगा, तो घर में जैसे आपके नाम से कॉल किया जाता है और स्टूडेंट को रोल नंबर से कॉल किया जाता है, तो ये दोनों की जो मेमोरी रहेगी वो भी तो अलग अलग ही रहेगी ना। तो अगर मुझे मेमोरी में स्टोर करना है तो यहाँ पे प्रॉपरली उसका नेम आएगा और एंड देन रोल नंबर आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे राम दे देती हूँ 101, सेम थिंग कोडिंग में भी ऐसा ही होता है। तो मेन फंक्शन के जो जो भी डेटा है वो अलग होता है और यूजर डिफाइंड फंक्शन का डेटा अलग होता है। आई होप इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आपको कुछ भी डाउट नहीं। ठीक है, अगर है भी तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्लियर। देन सेकेंड टाइप आता है कॉल बाय रेफरेंस। अभी कॉल बाय रेफरेंस क्या है वो समझ लो। एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज पास्ड, मतलब यहाँ पे एड्रेस ऑफ वेरिएबल पास किया जाता है। चेंजेस इनसाइड द फंक्शन अफेक्ट ओरिजिनल वैल्यू।
ठीक है, तो आपको पॉइंटर का कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। पॉइंटर क्या होता है बेसिकली, जिसमें हम वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं, जैसे कि इंटीजर a इक्वल टू 10 एंड मैं यहाँ पे पॉइंटर क्रिएट कर देती हूँ, पॉइंटर p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। तो इनडायरेक्टली पॉइंटर p भी 10 ही होल्ड कर रहा है और a भी 10 ही होल्ड कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेमोरी में जैसे एक जो a वेरिएबल है उसमें मैं 10 वैल्यू स्टोर कर रही हूँ और पॉइंटर p में मैं इसका एड्रेस होल्ड कर रही हूँ, इसका एड्रेस होल्ड कर रही हूँ। तो इनडायरेक्टली ये इसी वैल्यू को रेफर करता है। तो ऑब्वियसली अगर मैं a की वैल्यू चेंज करूँ तो वो p की वैल्यू चेंज कर देगा, और अगर मैं p की वैल्यू चेंज कर दूं तो वो a की वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस कैसे यूज किया जाता है। तो कॉल बाय रेफरेंस में हम पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज पास, जहां पे हम एड्रेस वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं। चेंजेस इनसाइड अ फंक्शन अफेक्ट ओरिजिनल वैल्यू, जैसे मैंने बताया पॉइंटर की वैल्यू चेंज कर दी तो ओरिजिनल वैल्यू की चेंज हो जाएगी, अगर ओरिजिनल वैल्यू की वैल्यू चेंज कर दी तो पॉइंटर की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि इनडायरेक्टली हम उसी को सेम मेमोरी को ही एक्सेस दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल लेते थे तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर है तो यहाँ पे एस्टेरिक यूज होगा, और जैसे हम उस वेरिएबल को एज एड्रेस पास कर रहे तो हम वहां पे एम्परसेंड यूज करेंगे। ठीक है, तो सपोज मान लो कि लाइक मुझे एक एग्जांपल लेना है, ए एंड एक्स का ही लेती हूँ। ठीक है, तो फन वेरिएबल लेती हूँ जिसमें मैं पॉइंटर में पर्टिकुलर डेटा का एड्रेस लूंगी, पॉइंटर पी। ठीक है, और जिसमें मैं पॉइंटर p इक्वल टू पॉइंटर p प्लस 100 कर देती हूँ। ठीक है, एंड देन रिटर्न करती हूँ, रिटर्न नहीं मैं डायरेक्टली यहीं पे प्रिंट कर दूंगी। ठीक है, सो प्रिंट एफ %d एंड देन पॉइंटर p की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दो। और जैसे कि मैं मेन फंक्शन में लिखूंगी, सो मेन फंक्शन में मैं एक वेरिएबल लूंगी इंटीजर a इक्वल टू 20, और मैं इस फंक्शन को जब कॉल करूंगी, फन फंक्शन को कॉल करूंगी, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू नहीं पास करूंगी, जो कि मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा एड्रेस। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मैं सेम वैल्यू की एक्सेस a को तो दे ही रही हूँ, p को भी दे रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं एड्रेस पास कर रही हूँ, मतलब डायरेक्टली एड्रेस पास कर रही हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम वैल्यू ही पास कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रही हूँ, पॉइंटर में भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे 20 है तो यहाँ पे 20 प्लस 100 हो जाएगा, मतलब 120 हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। और जैसे मैं यहाँ पे पॉइंटर को प्रिंट करूंगी तो पॉइंटर में भी 120 आएगा, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं a को %d को, ठीक है, यहाँ पे a, तो इसकी भी वैल्यू 120 ही आएगी, क्योंकि हम सेम ही वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो देखो सेम प्रोग्राम एज इट इज रहने देती हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे एड्रेस ऑफ पास कर देती हूँ, और यहाँ पे पॉइंटर है तो एस्टेरिक, और जैसे कि वो पॉइंटर है तो हर जहां जहां पे भी हम बी वेरिएबल यूज करेंगे वहां वहां पे हम क्या करेंगे, एस्टेरिक यूज करेंगे। ठीक है, एंड देन मैं इसको रन कर देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिफोर अपडेट बी को अपडेट करने से पहले ए की वैल्यू क्या थी, 10 थी, तो इसकी भी वैल्यू 10। ठीक है, आफ्टर अपडेट दी वैल्यू, जैसे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर दी किसकी, पॉइंटर बी की। ठीक है, पॉइंटर बी की वैल्यू अपडेट कर दी, उसके बाद वो आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद में ए की वैल्यू चेंज कर रही हूँ तो ए की भी वैल्यू यहाँ पे मैनिपुलेट हो गई है गाइस। समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? इससे पहले मैंने कॉल बाय वैल्यू में आपको करके दिखाया था, तो सिर्फ बी की वैल्यू चेंज हो रही थी, ए की वैल्यू चेंज हो रही थी क्या, नहीं, क्योंकि उसके अलग अलग मेमोरी लोकेशन थे। अगर एक वेरिएबल में मैंने वैल्यू चेंज कर दी तो दूसरा वेरिएबल अफेक्ट नहीं होता था। लेकिन हम कॉल बाय रेफरेंस बात कर रहे, मतलब हम पॉइंटर की बात कर रहे, मतलब हम एड्रेस पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों अफेक्ट होंगे। अगर कोई भी वैल्यू आपको आप चेंज कर रहे हो तो भी वो वैल्यू अफेक्ट होगी, क्योंकि पॉइंटर बी जो है वो ए वेरिएबल का ही तो एड्रेस दे रहा है, मतलब इनडायरेक्टली बी को उसका एक्सेस दे रहा है। तो यही सिंपल सी चीज है, डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय
रेफरेंस। अगर एग्जाम में आया भी ना तो सेम प्रोग्राम आप वहां पे लिख सकते हो। लाइक आपको फंक्शन का नाम भी आप अलग दे सकते हो, ठीक है। फंक्शन का नाम तो मैंने कुछ भी, सपोज यहाँ पे ट्रायंगल दे दिया तो आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज थी। तो देखो, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो, डिफरेंस देखने से पहले ये जो प्रोग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। सो सी प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल। अभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो नंबर को स्वैप करना है, दो नंबरों को स्वैप करना है लेकिन विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हमने विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल तो किया था, लेकिन यहाँ पे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो इनडायरेक्टली हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो, यहाँ पे प्रोग्राम दिया है स्वैप करने के लिए। तो देखो, आप प्लस माइनस का यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे एक्सओर का भी यूज कर सकते हो गाइस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 10 देती हूँ और बी की वैल्यू 20 देती हूँ। तो मुझे बी में एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, बी में चाहिए 10, बी में चाहिए 10 और ए में चाहिए 20, ठीक है। तो मुझे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना है। यूजिंग थर्ड वेरिएबल तो बहुत सिंपल था, तो प्लस एंड माइनस का देखते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ए वेरिएबल में ए प्लस बी करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी करेंगे मतलब 10 प्लस 20 किस में आ जाएगा, ए में आ जाएगा, मतलब 30 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 30 हो जाएगी और बी की वैल्यू जो है वो 20 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, स्वैप करना है। तो अगर, ठीक है, अभी देखो, जैसे कि मुझे बी में कौन सी वैल्यू चाहिए गाइस, बी में चाहिए मुझे 10, बी में क्या चाहिए 10। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगी, बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो आप करके देखो तो क्या होता है, 30 माइनस 20 कितना होता है गाइस, 30 माइनस 20 कितना होता है, 20, सॉरी 10 होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू 30 ही रहेगी, ए इक्वल टू 30, लेकिन बी की वैल्यू जो है, ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये तो मिल गया है, हम बी की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन ए को मुझे, ए में कौन सी वैल्यू चाहिए, ए में तो मुझे 20 चाहिए ना। तो क्या हम क्या कर सकते हैं ऐसा जिसके आंसर हमें 20 दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू ए इक्वल टू हम मुझे क्या चाहिए, 20 चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मेरे पास क्या है, 30 है और बी में क्या है, 10 है। तो अगर सपोज ए माइनस बी कर दू, मतलब 30 माइनस 10 कर दू, तो कितना मिलेगा मुझे, 20। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा मुझे, ए माइनस बी। तो इसका आंसर जो है, हमें थर्ड सिनेरियो में ए इक्वल टू कितना मिलेगा, 20 एंड बी की वैल्यू 10, जो कि यहाँ पे ही मिल गई थी। तो ये जो है वो हमारा आउटपुट है गाइस, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, एज ए रेफरेंस के लिए देना है। तो इसका हम छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्वैप फंक्शन, तो लाइक मुझे स्वैप करना है, तो मैं void ही ले लेती हूँ एंड देन स्वैप नाम का फंक्शन, और कौन से वैल्यूज को स्वैप करना है, सो इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस करना है, तो यहाँ पे पॉइंटर होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, पॉइंटर होंगे a एंड b। और जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि हमें स्वैप करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एडिशन करनी पड़ेगी, a प्लस बी, देन a माइनस बी, फिर से a माइनस बी करना पड़ेगा और मुझे वैल्यू इसमें चेक स्टोर करनी होगी। सो a इक्वल टू a प्लस बी, b इक्वल टू a माइनस बी। सो b a इक्वल टू
पॉइंटर a प्लस b। ठीक है, ये हो गया। देन सेकेंड चीज b इक्वल टू a माइनस b, b इक्वल टू b इक्वल टू b a माइनस b, a माइनस b। तो यहाँ पे भी एस्टेरिक आएगा और यहाँ पे भी एस्टेरिक आएगा। तो ये दोनों चीजें हो गई है। आफ्टर दैट यहाँ पे लास्ट वन a इक्वल टू a माइनस b, a इक्वल टू a माइनस b। सो एस्टेरिक a इक्वल टू एस्टेरिक a माइनस एस्टेरिक b। ठीक है, तो इसका हमें आउटपुट मिल जाएगा स्वैपिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देती हूँ, printf आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a इज परसेंट b, value of b is value of b is परसेंट d। तो यहाँ पे एस्टेरिक a कॉमा एस्टेरिक b। ठीक है, एंड देन इसको क्लोज कर देती हूँ। void main, void main फंक्शन में मैं स्वैप फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू देती हूँ। ठीक है, सो इंटीजर x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 30। ठीक है, y इक्वल टू 30। आफ्टर दैट सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 20। ठीक है, देन स्वैप करती हूँ, स्वैप मतलब स्वैप फंक्शन को कॉल करती हूँ और यहाँ पे एड्रेस ऑफ x कॉमा एड्रेस ऑफ y दे देती हूँ। ठीक है, एंड देन इसको कॉल कर लेती हूँ और ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो वैल्यू इज आफ्टर स्वैपिंग, इसको मैं न्यू लाइन कर देती हूँ, मतलब मुझे प्रॉपरली जो है वो आंसर मिलना चाहिए। यहाँ पे भी न्यू लाइन कर देती हूँ। ठीक है, इसको रन करती हूँ। ठीक है, तो आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू 20 हो गई, b की वैल्यू 10 हो गई, मतलब स्वैपिंग हो रही है। और मैं बिफोर स्वैपिंग भी कर लेती हूँ, सच में हो रहा है नहीं हो रहा है, या मैं वैल्यू पास कर, मैं जब वैल्यू पास करूँ तभी मैंने कुछ किया है? नहीं गाइस, मैंने प्रॉपरली सब चीजें की है। ठीक है, तो बिफोर स्वैपिंग भी प्रिंट कर देती, बिफोर स्वैपिंग, स्वैप करने से पहले क्या थी, स्वैप करने के बाद क्या है, देखो। बिफोर स्वैपिंग, हाँ, बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a इज 10 एंड वैल्यू ऑफ b इज 20। ठीक है, यहाँ पे भी न्यू लाइन कर देती हूँ, फिर से इसको रन करती हूँ। ठीक है, तो बिफोर स्वैपिंग a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। आफ्टर स्वैपिंग a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू 10। तो लाइकवाइज हम विदाउट थर्ड वेरिएबल भी इस प्रोग्राम को अचीव कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने 10 एंड 20 लिया था, क्या मैं इसको कोई अलग वैल्यू दे सकती हूँ? लाइक मैं यहाँ पे 140 करती हूँ और यहाँ पे 230 कर देती हूँ। चेक करते हैं हम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिफोर स्वैपिंग a की वैल्यू क्या है, 140 है, और b की वैल्यू क्या है, 230 है। स्वैप करने के बाद a की वैल्यू मिल गई 230 और b की वैल्यू मिल गई 140। क्लियर है? तो वैल्यू आप कोई भी दे दो, चाहे कोई भी दे दो, तो ये स्वैप होगा ही हो। क्लियर है गाइस? तो ये बहुत छोटा सा कोड है, ये 5 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। सो कॉल बाय, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस? तो इसका हम रेफरेंस देखते हैं पहले। तो सबसे पहले वैल्यू पास, तो जब हम कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू पास करेंगे तो कॉपी ऑफ वैल्यू पास करते हैं, कॉपी ऑफ वैल्यू पास करते हैं, और कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस ऑफ वेरिएबल पास करते हैं। इफेक्ट ऑन ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू में नो चेंज इन ओरिजिनल वैल्यू, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में चेंज होगा, जो हमने प्रैक्टिकली देखा था गाइस।
देन मेमोरी यूज, सेपरेट मेमोरी यूज, कॉल बाय वैल्यू में दोनों के लिए, दोनों वेरिएबल्स के लिए अलग अलग मेमोरी होती है, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में सेम मेमोरी यूज होती है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर यूज होता है, इनडायरेक्टली एड्रेस ही पास किया जाता है। देन मेथड यूजेस नॉर्मल वेरिएबल, कॉल बाय वैल्यू में नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वेरिएबल यूज होते हैं, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में पॉइंटर यूज होता है। देन सेफ्टी के बारे में, तो कॉल बाय वैल्यू मोर सेफ है, क्योंकि इनडायरेक्ट मतलब हम डायरेक्ट मेमोरी शेयर नहीं कर रहे, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में हम मेमोरी शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेस सेफ है। एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो दूसरे में भी ऑटोमेटिकली होगा। देन यूज केस नो मॉडिफिकेशन नीडेड, कॉल बाय वैल्यू में मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। क्लियर है गाइस? तो इस पे बहुत सारे मतलब इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। 101% इस पे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, अगर फंक्शन पे क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है गाइस। क्लियर है? कुछ भी डाउट है? और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो यार। ओके।